गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो, क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? फटाफट से कंफर्म कर दो। स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर आज, चैप्टर नंबर 4, विच इज़ आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। और मज़े की बात की है, मज़े की बात क्या है कि 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, बहुत ही छोटू चैप्टर है। आवाज़ आ रही है? प्रॉपर, फैंटास्टिक। ठीक है, शुरू करें। राइट, चैप्टर 6 हो चुका है। यस सर। चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है। अब आ गया चैप्टर नंबर 4 पे। जैसे मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर 3 जो है वो सबसे एंड में करेंगे, क्योंकि उसमें हमें चीज़ें बहुत सारी याद करनी है। ठीक है, तो वो करेंगे एंड में। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस वीक में चैप्टर 4 और चैप्टर 5 निपटा देंगे। मंडे टू फ्राइडे की क्लास में आपका क्या होगा सर, आपका ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 निपट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल निपट जाएगा। छोटू चैप्टर है। शुरू करेंगे? हाँ जी, शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज, हाँ जी, फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो यहाँ पे एक चीज आ रही है जो मेन हमारा चीज है यहाँ पे, वो है पॉलिसीज। क्या सॉरी, क्या मुझे कोई बता सकता है ये पॉलिसी का मतलब क्या होता है? सर पॉलिसीज, हाँ, आपने बहुत बार, अरे अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में पॉलिसीज वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। हाँ जी, बहुत बार सुना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी सुना होगा, बिल्कुल। सर बिजनेस बिजनेस में बहुत सारी पॉलिसी होती है, जैसे वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, है ना। सर यूनिफॉर्म की पॉलिसी होती है कि मंडे टू थर्सडे फॉर्मल्स पहन कर आओ, फ्राइडे को कैजुअल पहन कर आओ। हाँ, स्कूल में पॉलिसी होती है, अरे स्कूल में होती है सर, स्कूल में पॉलिसी होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही। अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती है स्कूल में। सर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस में, हाँ जी, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी बनाती है। तो यार ये पॉलिसी का मतलब क्या हो जाता है कि पॉलिसी पॉलिसी। अब मैं आपको एक बात समझा दूं। पॉलिसी का ना कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, कि आपको घर से काम करना है, किस तरीके से काम करना है, उसकी पॉलिसी, हाँ जी, गवर्नमेंट ने बना दी। अलग अलग पॉलिसी सर, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बहुत सारी ट्रैफिक रूल्स वगैरह, ट्रैफिक पॉलिसी होती है, बहुत सारी अलग अलग पॉलिसी होती है। हाँ, आपके घर में पॉलिसी होती है, आपको पता है? सर मेरे घर में पॉलिसी थी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिसी थी। क्या पॉलिसी थी? कि भाई सुनो, हाँ जी, चुपचाप घर आ जाना रात के 10 बजे से पहले, ये हमारे होम पॉलिसी थी। सर जब मैं छोटा बच्चा था, हाँ, तो घर में क्या थी, पॉलिसी थी। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? पॉलिसी को अगर मैं एक जनरल सेंस में डिफाइन करूंगा तो उसका मतलब क्या हो गया कि यार आपने कुछ रूल्स या रेगुलेशंस बना दिए। क्या बनाया है? कुछ रूल्स बना दिए, कुछ रेगुलेशंस बना दिए कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है। अगर मैं घर की बात करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, तो आपको बिहेव किस तरीके से करना है। या फिर आपको कोई एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, जैसे गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि इन्फ्लेशन को कम करना है। इन्फ्लेशन को कम करना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए हमने क्या बना दी? उसके लिए हमने बहुत सारी पॉलिसी बना दी। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रो करना है, उसकी अलग पॉलिसी बन गई। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या, कुछ रूल्स रेगुलेशंस। हाँ जी, बात तो सही है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है, बोल सकते हैं। हाँ जी, बोल सकते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। बच्चे कह रहे हैं हमारे घर पे पॉलिसी है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना। अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, अपने दुख और दर्द बेटा हम बाद में बांटेंगे। अभी नहीं, हाँ जी, अभी नहीं। अब से को इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है एवरीबडी। सर क्या दे रखा है? इंट्रोडक्शन। हाँ जी, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, यहां से कुछ एमसीक्यूज बनते नहीं है, लेकिन एक बार जल्दी से फटाफट से हम क्या करेंगे, रीडिंग मारते हैं कि इंट्रोडक्शन में लिखा क्या हुआ है। तो बेटा पहले तो दो दोस्तों की कहानी है। दो दोस्त है यहाँ पे, एक का नाम है रमन, ओहो सर, दूसरे का नाम है अली। तो ये दो दोस्त हैं और ये दो दोस्तों की कहानी है। रमन का क्या बोला गया कि ये कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, जैसे मेरा दोस्त दीपांशु मुंजाल। अच्छा ठीक है। ही डेवलप्ड एन ऐप बेस्ड सॉल्यूशन फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स। क्या बात है सर, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है तो उसने कुछ एप्लीकेशंस बनाई है, कुछ भी करी है, जिससे क्या होगा सर, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। अली, उसका फ्रेंड, सर एक सीए रैंक होल्डर है। ओए होए बेटा, वो मैं तो नहीं हूं। सर कौन है सीए रैंक होल्डर? अच्छा ठीक है। अली हैड 3 ऑफर्स। बेटा अली क्योंकि सीए रैंक होल्डर है तो उसके पास बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स का, देखो सच्चाई बता रहा है, रैंक आएगी तो कितना मजा आएगा। सर सीए है, अच्छा उसके पास क्या है, फ्रॉम 2 बिग ऑडिट फर्म्स। सर 3 ऑफर, अच्छा ठीक है, एंड फ्रॉम अ कंसल्टिंग कंपनी। सर 2 ऑडिट फर्म से, यस सर, और एक आपके कंसल्टिंग कंपनी। हाँ जी, कंसल्टिंग कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रमन अंडरस्टैंड्स टेक्नोलॉजी। सर रमन को क्या समझ में आती है? टेक्नोलॉजी, हाँ, लेकिन उसको फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों सर? क्योंकि वो तो कंप्यूटर साइंस का है ना। सर उसने तो नॉन मेडिकल ली होगी शायद से, बिल्कुल सही बात है, तो उसको फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता।
उसको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मैं अगर अली की बात करता हूं तो अली को क्या है सर, अली को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। ओहो, अच्छा, बट ही अंडरस्टैंड्स पेटेंट लॉ, अलग अलग लॉ उसको पता है, बिल्कुल पता है, जीएसटी पता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब चीजें उसको पता है, ठीक है। अली अंडरस्टैंड द कमर्शियल पॉसिबिलिटीज ऑफ रमन इनोवेशन। बस सर, अब दोस्ती हो जाएगी और बिजनेस हो जाएगा। क्या बोला गया, अली को समझ में आ गया क्या सर, कि रमन ने जो इनोवेट किया है, रमन ने जो बनाया है, हम इसको मार्केट कर सकते हैं, हम इसको बढ़िया तरीके से इसका बिजनेस बना सकते हैं, ऐसा कुछ, हाँ जी ऐसा कुछ आप बोल सकते हो, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। दे फॉर्म अ टीम, उन्होंने एक टीम बनाई अलग अलग लोगों की और पिच किया, जैसे शार्क टैंक में करते हैं, शार्क टैंक में करते हैं ना, हाँ। दे फॉर्म अ टीम टू पिच फॉर अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट। हम बेटा चैप्टर नंबर 6 में पढ़कर आए हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, हाँ जी बिल्कुल सर, बड़े बड़े लोग होते हैं जो स्टार्टअप्स को फंडिंग देते हैं, हाँ जी बहुत सही बात है। तो ये कि हाँ, तो ये आपकी कहानी थी, बड़ी सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। कह रहे देखो, लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस जैसे क्या, अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो उसका एक लीगल प्रोसेस होता है जो आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही। पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना है, उसका प्रोसेस होता है। एलएलपी अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। टैक्स पॉलिसीज सर, जीएसटी पॉलिसीज, इनकम टैक्स पॉलिसीज, हाँ जी अलग अलग पॉलिसीज होती है। बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो बिजनेस में, नहीं सर, बिजनेस के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसके अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक तरीके से आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करनी होती है, कम्युनिकेट करनी होती है। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो बैलेंस शीट वगैरह होती है, उसको कम्युनिकेट करना, ठीक है सर। फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सब में क्या होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है। बेटा गवर्नमेंट ही तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कह रहे नेचुरली गवर्नमेंट पॉलिसीज आर साइन ए क्वे नॉन, इसका मतलब क्या होता है सर, हाँ जी साइन ए क्वे नॉन, हाँ बताओ भाई बताओ, फॉर ऑल स्फेयर्स ऑफ द इकोनॉमी, बेसिकली आप बोल सकते हो क्रूशियल पार्ट, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, हाँ जी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर ये साइन क्वे नॉन का मतलब क्या होता है, हाँ जी सर ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है हाँ जी इसको हाईलाइट नहीं कर रहा मैं, कहीं आप समझो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, असेंशियल सर, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, हाँ जी नेचुरली क्या बोला गया कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो इकोनॉमी के सारे स्फेयर्स के लिए, सारे स्फेयर्स का मतलब क्या होता है, फिर बिजनेस के लिए, हाँ जी सर, पब्लिक के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपको बताएगी सर, जैसे पब्लिक के लिए बना रखी है कि पब्लिक के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, हाँ जी, तो ये कुछ कुछ आपकी क्या होती है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। बिजनेस के लिए पॉलिसीज है, बिल्कुल सही बात है। तो नॉट ओनली द बिजनेस स्टार्टअप्स, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए पॉलिसी है, नहीं, ऑल्सो द लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, इनको भी सर गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपैक्ट करती है, बिल्कुल इंपैक्ट करती है। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई आपको हर साल कुछ अमाउंट क्या करना है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, ठीक है ऑलराइट सर। तो क्या पहले दो पैराग्राफ में कुछ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी सर, अगर आप चाहो तो इसको हाईलाइट हटा सकते हो बेटा, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, जैसे बांग्लादेश की बात कर रहा है सर, बांग्लादेश में क्या है, एक स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी है, क्या कि इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड फॉरेन कार्स इज अलाउड। सर बांग्लादेश में क्या पॉलिसी थी कि भाई कोई भी अगर कंपनी है, यस, वो सेकेंड हैंड कार्स इंपोर्ट कर सकती है और बांग्लादेश में बेच सकती है। मतलब मान लो आपकी कोई गाड़ी की कंपनी है, हाँ, तो आप सेकेंड हैंड कार्स बांग्लादेश में जाके बेच सकते हो, सर वो अलाउड है, हाँ जी अलाउड है। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल अलाउड है, वाह सही है भाई, हाँ जी। तो टोयोटा ने बेटा, टोयोटा ने इसका बहुत फायदा उठाया। टोयोटा जो एक कंपनी आपने सुना होगा, उसने बहुत फायदा उठाया, हाँ, जो भी उसकी सेकेंड हैंड कार्स होती थी वो बांग्लादेश में जाके उसने बहुत बेची, हाँ, उसने वहां पे सर्विस सेंटर्स खोल लिए। ढाका जो बेटा एक तरीके से आई गेस बांग्लादेश की कैपिटल है, यस सर, वहां पे उसने सर्विस सेंटर खोल लिए, बहुत कुछ किया। अच्छा सर, ये क्यों बता रहा है, कह रहा है देखो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी क्या, कि सेकंड हैंड कार्स आप यहां आके बेच सकते हो। क्या उससे बिजनेस इंपैक्ट हुए, बिल्कुल हुए, कि टोयोटा आ गई आपके कंट्री में, उसने बेचे, बिल्कुल बेचे। सिमिलरली अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, हाँ, इंडिया में ऐसा अलाउड नहीं है कि तुम आ जाओगे सेकंड हैंड कार लोगे और बेचोगे, ना जी ना। इंडिया में क्या है सर, इंडिया में गवर्नमेंट पॉलिसी है कि नो फॉरेन कार मैन्युफैक्चर आर अलाउड टू सेल इंपोर्टेड कार्स। क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर से कंपनी आएगी इंडिया में सेकंड हैंड कार बेचेगी ना। अगर आपको इंडिया में गाड़ियां बेचनी है
तो आपके पास यहाँ पे 2-3 रास्ते होते हैं। क्या पहला रास्ता क्या है कि आपको खोलनी पड़ेगी क्या सर, होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी। अब मुझे नहीं पता आपने लॉ में ये पढ़ा या नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो आपकी कंपनी है जो बाहर है, जापान में, यूएस में, कहीं पे भी है, अगर उसको इंडिया में आके बिजनेस करना है, जैसे मान लो, मैं आपको समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, जनरल नॉलेज की बात है। बेटा एक ये कंपनी है जो इंडिया के बाहर है, यस सर, इसको मैं क्या बोलता हूँ, होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। आपने पढ़ा है क्या? अच्छा बच्चे बोल रहे पढ़ा है, अरे बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। सर इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी? हाँ जी होल्डिंग कंपनी। अब अगर आप इसको इंडिया में आना है, हाँ इसको इंडिया में आना है, तो इसको इंडिया में एक कंपनी खोलनी पड़ेगी, यस सर, जिसकी 100% ओनरशिप किसके पास होगी, पेरेंट कंपनी के पास होगी। सर किसके पास होगी, पेरेंट कंपनी के पास, मतलब इस कंपनी के सारी की सारी ओनरशिप, सारा का सारा शेयर्स किसके पास होगा सर, जो उसकी पेरेंट कंपनी थी, जो बाहर फॉरेन कंपनी थी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इसको बोलते हैं होली ऑन सब्सिडरी। क्या बेटा मैंने सही पढ़ा है? अरे तुम पढ़ के रहे हो ना लॉ वाले सर से, मैम से, हाँ सही पढ़ा है ना मैंने? हाँ सर यस, कि कोई बाहर फॉरेन कंपनी है, अगर उसको इंडिया में आना है तो इंडिया में एक कंपनी सेटअप करना पड़ेगा जिसका 100% ओनरशिप उसके पास होगा, 100% शेयर्स उसके पास होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, उसको मैं क्या बोलता हूं, होली ऑन सब्सिडरी। एक होता है नॉर्मल सब्सिडरी, सब्सिडरी का मतलब होता है कि जिसके 51% से ज्यादा शेयर्स हैं। होली ओन्ड का मतलब पूरे 100%। हाँ जी जनरल नॉलेज की बात है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर ज्वाइंट वेंचर, जैसे बहुत सारे लोगों ने किया सर, मारुति और सुजुकी दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, ज्वाइंट वेंचर बना लिया, वो आप कर सकते हो। हाँ जी वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब सर इतना आसान नहीं है कि आप बाहर से इंडिया में आओगे और कुछ भी करोगे, हाँ बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, टोयोटा मैन्युफैक्चर्स कार्स इन इंडिया एज अ ज्वाइंट वेंचर विद किर्लोस्कर मोटर्स। टोयोटा बेटा ऐसे ही नहीं आ सकती है, उसने सर एक क्या करा, एक इंडियन कंपनी के साथ जो किर्लोस्कर मोटर्स थी उसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया, तब जाके वो इंडिया में गाड़ियां बेच पाई। अच्छा, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपैक्ट बिजनेस पॉलिसीज टू, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। कि सर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो बिजनेस की पॉलिसी को इंपैक्ट करती है, क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी बिजनेस की पॉलिसी बना रहे हो, यस सर, आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज को ध्यान में रखकर बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सर कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी थी, क्यों बनाई गई थी, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट ने बोल दिया था, क्या बोल दिया था, कि भाई बाहर नहीं घूमना, आपकी कंपनियां बंद होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या सर, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लॉकडाउन। वो क्या है बेटा, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी। हाँ, अब क्या बिजनेस ऐसी पॉलिसी बना सकता है कि चलो चलो सारे लोग आ जाओ ऑफिस में, तुम्हें 5 दिन ऑफिस में आके काम करना है? मुझे बताओ बेटा, क्या आप ऐसी पॉलिसी बना सकते हो? नहीं बना सकते बेटा, बहुत पिटाई होगी। नहीं कर सकते, हाँ जी नहीं कर सकते। तो आप आप जो बिजनेस पॉलिसी बना रहे हो, यस है ना, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को ध्यान में रखकर बनाओ, कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कंपनियां नहीं खुलेंगी। हाँ जी, इसलिए आपने क्या करी, इसलिए आपने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाई। बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बिल्कुल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ गवर्नमेंट ने बोला कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो आपने अपनी एक सीएसआर पॉलिसी बनाई है कि भाई हम क्या करेंगे, हम जितना पैसा कमा रहे हैं उसका 10% हम क्या करेंगे सर, चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए डोनेट करेंगे, या ओल्ड एज होम के लिए डोनेट करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए आप डोनेट करोगे। हाँ, तो आप वो पॉलिसी बना रहे हो, बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। उसके बाद अगेन आपको क्या दे रखा है सर, अगेन एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसका, वॉल्वो का। इसको आप चाहो तो बेटा एक बार इस पैराग्राफ को रीड कर लेना। अगेन जैसे मैंने बोला, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है रीड करना, इसमें कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे लिखा एक वॉल्वो कंपनी थी, हाँ जी, वो क्या चाहती है, उसकी पॉलिसी थी कि जितने भी एम्प्लॉयज है ना, हाँ वो सारे के सारे मतलब एक तरीके से ट्रीट होने चाहिए, उनके पास इक्वल राइट्स होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। अरे तो वो सब चीज़ें बहुत ही जनरल चीज़ है, आप इसको रीड करना, बिल्कुल रीड करना। अब देखो नीचे देखो, कह रहा फ्रॉम द फॉरगोइंग इंट्रोडक्शन one can infer, one can conclude the pervasive influence, sir, wide influence of government policies on domestic and global business। सिंपल सी बात है, वो क्या बोल रहा है, कह रहा है जो हमने बेसिकली अभी डिस्कस किया, हमें समझ में आ गई बात कि भाई जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, रूल्स रेगुलेशंस है, वो बिजनेस की पॉलिसीज बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल इफेक्ट करते हैं। इंडीड राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिजनेस टू इट्स लॉन्जिविटी। इसका मतलब क्या है सर, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन का मतलब, अरे काके मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बिजनेस इनकॉर्पोरेट कराना है तब भी क्या आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है?
उसके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, हाँ जी। इनकॉर्पोरेशन का प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, हाँ। कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर्स, इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म होता है, बहुत कुछ चीजें होती है, यस। टू इट्स लॉन्जेविटी, जब वो लंबे टाइम तक चलती है, बिजनेस के स्टार्टिंग से और जब तक वो बिजनेस चल रहा है तब तक उसको क्या करना पड़ता है सर, उसको बिजनेस की पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है, हाँ जी। हेल्थ, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, एग्जिट, इनफैक्ट जब उसको एग्जिट भी करना होता है सर, जब बिजनेस बंद होता है तो क्या ऐसे ही बंद हो जाएगा कि कल आप गए और आपने लगा दिया ताला, चलो भाई बिजनेस बंद हो गया? नहीं रे काके, ऐसे नहीं होता है। आपको बेटा इंसॉल्वेंसी का कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, डिसोल्यूशन का पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो आपके क्रेडिटर्स है उनको पैसा लौटाना पड़ेगा, काफी चीजें होती है, हाँ जी काफी चीजें होती है, ये सुनो सर। वन कुड इमेजिन एन ओवरले ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉन्सिक्वेंशियल रेगुलेटरी रिजीम ऑन एवरी एस्पेक्ट। सिंपल सी बात बोल रहा है उसने सर, लास्ट पैराग्राफ में बस इतना ही है क्या सर, कि हमने देखा कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो बिजनेस को इंपैक्ट करती है, हाँ जी बिल्कुल, और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं सर जो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा और जूम करना चाहिए ना, एक सेकंड रुको। अब देखो फटाफट से, यस सर यस। अब हम बात करने वाले हैं किसकी सर, पॉलिसी फ्रेमवर्क की। किसकी बात करेंगे एवरीबॉडी, पॉलिसी फ्रेमवर्क की। हाँ, पॉलिसी फ्रेमवर्क का यहाँ पे मतलब क्या है, कह रहे देखो हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी आज बन रही है, नहीं सर, बहुत पुराने टाइम से ये चलती आ रही है। क्योंकि पॉलिसी का मतलब क्या, रूल्स रेगुलेशंस। अगर आप बेटा आपने कार्टून्स देखे हो, है ना, छोटा भीम वाला कार्टून देखा हो, वहां पे भी जो राजा होते थे, यस सर, अगर उनको कोई भी डिसीजन लेना होता था, वो आपस में डिस्कस करते थे या कुछ भी होता था। आपने अकबर बीरबल का कुछ देखा हो, अकबर बीरबल भी आता था बेटा सोनी सब पे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि भाई जो राजा है वो आज की एक तरीके से गवर्नमेंट है, यस सर। अगर उसको कुछ भी करना होता है, कुछ भी डिसीजन लेना होता है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हाँ। उसको कुछ पॉलिसी, वो जब भी कोई पॉलिसी फॉर्म करता है सर, क्या पॉलिसी फॉर्म करता है कि भाई जो उसकी जनता है, क्या बोलता था उसको, जनता, हाँ जी, जो उसके लोग हैं उनसे उन्होंने कितना टैक्स लेना है, कितना टैक्स नहीं लेना है। आपने लगान मूवी देखी होगी, हाँ, तेनालीराम अगर आपने देखा होगा सर, लगान मूवी, अरे आमिर खान वाली, हाँ, उसमें क्या था, तुमको तिगना लगान, क्या था, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, ऐसा कुछ, यस सर यस। तो बहुत टाइम से वो पॉलिसी चल रहा है, टैक्सेशन पॉलिसी, दुनिया भर की पॉलिसी। तो क्या बोला गया, एंशिएंट इंडिया, सर ये बेसिकली ब्रिटिशर से पहले की बात है, कॉलोनियल रूल से पहले की बात कर रहा है, हाँ जी, एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कह रहा है इन इंडिया अ लॉट ऑफ डिस्कोर्सेस, मतलब डिस्कशंस, रिसर्चेस, एक्सपेरिमेंट्स ऑन पब्लिक पॉलिसीज। सर पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, आपके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है। सर आपके लिए पॉलिसीज क्या होती है, दुनिया भर की पॉलिसी होती है। आपके जो, आपको क्या इंपैक्ट करता है, जीएसटी की पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने डेवलप करना है, सर हेल्थ सेक्टर्स पे कितना ध्यान देना है, तो बहुत सारी पॉलिसीज होती है, हाँ जी। यूज टू टेक प्लेस इन द एज ओल्ड यूनिवर्सिटीज। सर जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी, कौन कौन सी, तक्षशिला, वैशाली, नालंदा। आपने बेटा इन तीनों में से नालंदा का नाम तो सुना ही होगा, हाँ, आई एम श्योर आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, राइट एवरीबॉडी, हाँ। तो ये क्या है, क्या है ये, बहुत पुरानी, वेरी वेरी पुरानी यूनिवर्सिटीज। इन पे भी क्या होता था सर, इन पे रिसर्च होती थी। इन यूनिवर्सिटीज में हम क्या करते थे सर, रिसर्च करते थे, हम डिस्कस करते थे। बहुत जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो डिस्कस करते थे कि क्या हमें पब्लिक पॉलिसी बनानी चाहिए, क्या नहीं बनानी चाहिए, हाँ जी। कह रहे ड्यूरिंग द, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तीनों यूनिवर्सिटी के नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तीनों का सुना है, क्या बात है, क्या बात है बेटा, बच्चे कह रहे तीनों का सुना है, वेरी नाइस। कह रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। सर क्या हम आज हिस्ट्री पढ़ने के लिए आए हैं, ओहो, इतनी मुश्किल से तो हिस्ट्री से पीछा छूटा था। सर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एम्परर, एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही बात है। द ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु ऑफ द एम्परर। आपको पता था जो भी एम्परर होते हैं उनके बेटा कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल गुरु होते हैं, मतलब जो उनको सलाह देते हैं, हाँ, कि तुमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे सर आपने जो आपने जितने भी कार्टून्स वगैरह देखते होंगे सर, जैसे अकबर और बीरबल के बीच में होता था, तेनालीराम में आपने देखा था, है ना, कि वो राजा को क्या करता था सर, वो राजा को सजेशन देता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैसे ही बोल रहा है। कह रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर, यस सर, चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु ऑफ एम्परर। एमसीक्यू आ सकता है बेटा, क्या, कि एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के इंटेलेक्चुअल गुरु कौन थे सर, चाणक्य। आपने सुना होगा चाणक्य नीति,
अरे सुना क्या आपने? आपने कई बार सुना होगा, बुक भी आती है बेटा, एक बुक भी आती है अगर आप सर्च करोगे, चाणक्य नीति करके। हाँ जी सर, क्या हुआ, जो चाणक्य थे, आउटलाइन द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द स्टेट, जो भी वहां की पूरी स्टेट थी, यस सर, उन्होंने, चाणक्य जी ने क्या किया था, उन्होंने पब्लिक पॉलिसी बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी, ठीक है, ऑलराइट। और एमसीक्यू क्या बनता है सर, चाणक्य ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स ही बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एमसीक्यू बन सकते हैं सारे बता रहा हूं। सबसे पहला, उन 3 यूनिवर्सिटीज के नाम आपको पता होने चाहिए। सेकेंड, सर एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के इंटेलेक्चुअल गुरु कौन थे, चाणक्य। किताब का नाम क्या था सर, किताब का नाम था अर्थशास्त्र। छोटे छोटे एमसीक्यूज बन सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी यस सुनो, हाँ अब उसके बाद सुनो, अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक पॉलिसीज। अर्थशास्त्र में यही लिखा हुआ था कि पब्लिक पॉलिसी के बारे में, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीजें, ठीक है। इन ग्रीक सिटी स्टेट्स एंड रोमन एम्पायर, ये ग्रीक सिटी की बात कर रहा है, पब्लिक पॉलिसी वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फिलोसफर्स लाइक प्लाटो, एरिस्टोटल, नाम सुना होगा बेटा आपने, है ना, जिनको हिस्ट्री पसंद थी उन्होंने नाम सुना होगा, प्लाटो, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा अलग होता था, मैं भूल गया, प्लाटो या फिर एरिस्टोटल हैड अ नंबर ऑफ डिस्कोर्सेस, अगेन डिस्कशंस वगैरह, ठीक है, ऑन पब्लिक पॉलिसी। इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, सिर्फ क्या नाम, हाँ जी नाम, यस सर यस, ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन अशोका द ग्रेट, सर अशोका द ग्रेट रूल्ड मगध, हाँ जी, ही इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मनी। सर ये तो सच में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको क्या पढ़ा रहे हैं, सच में ही हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हाँ जी। देखो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लो, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा इतना घुसने की जरूरत नहीं है कि आप सर्च करो कि ये कौन थे। सिंपल देखो, सबसे पहला, तीनों यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता होना चाहिए, हाँ जी। चंद्रगुप्त मौर्य के इंटेलेक्चुअल गुरु चाणक्य, किताब का नाम अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, जो ग्रीक सिटीज थी, रोमन एम्पायर था, यस सर, वहां पे कुछ फिलोसफर्स थे, कौन, प्लाटो और एरिस्टोटल, राइट। उन्होंने काफी सारा एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च करा, डिस्कशन करा ऑन पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सर, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन अशोका द ग्रेट रूल्ड मगध, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी वो किसके ऊपर थी, पीस एंड हार्मनी। वो चाहते क्या थे, बस सब सुखी सुखी खुशी खुशी रहे, कोई लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, हाँ जी सर, कुछ भी नहीं होना चाहिए, पीस और हार्मनी की उन्होंने पॉलिसी बनाई। ऑन द अदर हैंड सर, जब गुप्ता डायनेस्टी आया, आपने सुना होगा बेटा गुप्तास डायनेस्टी हिस्ट्री में, हाँ जी, गुप्तास, जब गुप्तास आए थे, दे डिफाइंड वेरियस पॉलिसी, उन्होंने पॉलिसी किस पे बनाई, उन्होंने बनाई बेटा टैक्सेस, ट्रेड एंड वॉरफेयर पे। तो इसका मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि अशोका द ग्रेट, हाँ जी, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई, जो इंट्रोड्यूस करी, वो किस पे थी सर, पीस और हार्मनी पे। आप लिख लो सर, कहीं पे आप लिख लेना क्या सर, कि जब भी एमसीक्यूज किसके बारे में आएगा, अशोका द ग्रेट के बारे में आएगा, उन्होंने पॉलिसी किस पे बनाई थी, पीस और हार्मनी पे बनाई थी, ठीक है, ऑल राइट। कहीं पे एक जगह ऐसे लिख लेना, ऑल राइट। और अगर हम बात करते हैं किसकी सर, अगर हम बात करते हैं गुप्तास की, तो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी वो जनरली किस पे थी, वो थी टैक्सेस पे। उन्होंने कमर्शियल साइड पे फोकस किया था, एक तरीके से उन्होंने कॉमर्स पे ज्यादा फोकस किया, टैक्सेस, ट्रेड एंड वॉरफेयर, यस सर वॉरफेयर। बात समझ में आती है, कहीं पे जाके लिख लेना, ऑल राइट ऑल राइट, 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। इन दिल्ली सल्तनत, सर इन दिल्ली सल्तनत, जो पूरी उनकी सल्तनत होती थी, है ना सर, पूरी जो सल्तनत होती थी, अलाउद्दीन खिलजी, सर अलाउद्दीन खिलजी, हाँ जी, हा, अरे आया ना वो, अरे अभी गाना नहीं आया था, हाँ जी, आपको रणवीर सिंह का चेहरा दिख रहा होगा, बिल्कुल सही। सर इन दिल्ली सल्तनत, ठीक है, मैं प्रोनाउंस क्यों नहीं कर पा रहा इसको, सुनो ध्यान से। सर अलाउद्दीन खिलजी, यस सर, इंट्रोड्यूस द स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म। अच्छा तो सर क्या हुआ था अरे सुनो ध्यान से, इधर सुनो, हाँ खलीवली, हाँ वही सर इन दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस, हाँ मजाक अपनी जगह बेटा, मजाक अपनी जगह, और एमसीक्यू अपनी जगह। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या इंट्रोड्यूस किया, स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म। सर स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म मतलब बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट, हाँ अच्छे इंसान थे क्या वो, वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, ठीक है। सर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म, हाँ अच्छा ठीक है, ऑलराइट। वेयर एज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर द ग्रेट, लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस अंडर द लीडरशिप ऑफ टोडरमल, सर टोडरमल, हाँ जी, बात समझ में आ गई, सल्तनत तो बोला बेटा मैंने, क्या बात समझ में आ गई, हाँ जी सर, देखो, हाँ जी, इस पूरे पैराग्राफ में से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, हाँ जी बन सकते हैं। सबसे पहला, हाँ जी, अभी हम कहां पे थे, हमने गुप्तास तक कर लिया। सर क्या हमने गुप्तास तक कर लिया, हाँ जी हमने गुप्तास तक कर लिया। उसके बाद देखो ध्यान से,
सर जब हम दिल्ली की बात कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी ने जो टैक्स रिफॉर्म करे वो कहते स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब समझ गए ना आप? हाँ, बहुत हार्श थे। यस सर, यस, ठीक है। लेकिन जब अकबर द ग्रेट आए तो उन्होंने जो लैंड रिफॉर्म्स किए, यस सर, अगर आपने सर वो वाली एक मूवी देखी होगी, अरे कौन सी, जोधा अकबर, जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय हैं, हाँ उसमें भी था बेटा शायद से, ठीक है, कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर द ग्रेट उन्होंने कुछ लैंड रिफॉर्म्स करे थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ टोडरमल, हाँ जी बिल्कुल सही। तो बेसिकली वो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स करे थे लोगों की भलाई के लिए, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत हूँ, राइट, हिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है। इसके बाद इन ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, सर कोई भी गवर्नेंस हो, वो डेमोक्रेसी हो, वो मोनार्की हो, सर वो आपका एरिस्टोक्रेसी हो, जो भी है, अलग अलग टाइप की गवर्नेंस होती है। जैसे सर, जैसे मोनार्की आपको पता है, जहां पे बेसिकली एक ही बंदा रूल कर रहा होता है। सर ओलिगैर्की क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन रूल कर रहे होते हैं, जो ग्रुप ऑफ एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल, वो रूल कर रहे होते हैं। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है? जो प्रिविलेज क्लास होती है वो रूल कर रही होती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होगा ऑलरेडी, नहीं तो आप थोड़ा रिसर्च कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेमोक्रेसी हो, कुछ भी हो, मेन क्या है? मेन ये है कि सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस में, कोई भी गवर्नेंस हो, हाँ जी, पब्लिक पॉलिसी बनती है, इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मुझे मुझे बताओ बेटा, अगर पब्लिक पॉलिसीज नहीं बनेंगी, कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, तो बेटा फिर तो बहुत ज्यादा ही क्योस हो जाएगा, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाएगी, हाँ जी। तो पब्लिक पॉलिसीज, रूल्स रेगुलेशंस बनाना इंपॉर्टेंट है। आप सोचो बेटा, अगर स्कूल में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो आप बेटा क्या वहां पे क्या ही दंगल मचाते, आपको खुद भी पता है। भाई वहां पे रूल होता था क्या सर, कि पीरियड जब चल रहा है तो क्लास के बाहर नहीं जाना है, टीचर से पूछ के जाना है, वो क्या पॉलिसीज तो है, और क्या है? अब बात समझ रहे हो? यस सर, हाँ। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? तो पॉलिसीज बनाना जरूरी होता है, कोई भी गवर्नेंस हो, हाँ जी, जैसी मर्जी गवर्नेंस हो, वहां पे क्या होगा? पॉलिसीज बनेगी, हाँ जी। एक बार पूरा पैराग्राफ दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, और उसके बाद चलेंगे ना। बच्चे बोल रहे हैं मजे होते, हाँ मजे नहीं होते बेटा, बहुत लड़ाइयाँ हो जाती, ठीक है, हाँ जी। सुनो मेरी बात ध्यान से, दंगे होते दंगे। सुनो सुनो सुनो, हाँ बच्चे कह रहे हैं सर क्लास में रूल था, पॉलिसी है, गाली किसी को नहीं देनी। बेटा वो क्लास में नहीं है, वो लाइफ पॉलिसी है, ठीक है। आजा सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर पब्लिक पॉलिसीज जो आपकी तीन बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज है, वहां पे भी उस पर डिस्कशन, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट होता था। तीनों के नाम तक्षशिला, वैशाली और नालंदा। बात समझ में आती है? हाँ जी, हमें बात समझ में आती है। उसके बाद एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करते हैं, तो उनके एक इंटेलेक्चुअल गुरु थे जिनका नाम चाणक्य था। उन्होंने क्या किया था? पब्लिक पॉलिसी को आउटलाइन करा, फॉर्मुलेट करा। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी सर, किस पे? पब्लिक पॉलिसी पे, जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रोमन एम्पायर की बात करता हूँ, ग्रीक सीरीज की बात करता हूँ, तो वहां पे पब्लिक पॉलिसी वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वहां पे बहुत ज्यादा उस पर फोकस किया जाता था। फिलोसफर्स सर प्लाटो, एरिस्टोटल, हाँ जी, उन्होंने भी काफी डिस्कशन करा, काफी ज्यादा रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स करा पब्लिक पॉलिसीज पे। जब अशोका की बात करते हैं, अशोका द ग्रेट की बात करते हैं, ये सर उन्होंने जो पब्लिक पॉलिसी बनाई है उसका फोकस किस पे था? उनका फोकस था सर पीस और हार्मनी पे, बिल्कुल सही बात है। अगर गुप्तस की बात करेंगे, तो गुप्तस ने जो पॉलिसी बनाई वो टैक्सेस, सर आपका वेलफेयर, कॉमर्स के ऊपर ज्यादा पॉलिसी बनाई। सर जब दिल्ली सल्तनत की बात होगी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्ट्रिंजेंट, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, क्या? स्ट्रिंजेंट, हाँ अच्छे नहीं थे वो सर, टैक्स रिफॉर्म आपके पब्लिक के लिए अच्छे नहीं थे वो, हाँ जी, स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जब अकबर द ग्रेट की बात करेंगे, तो उन्होंने कुछ लैंड रिफॉर्म्स करे थे, और किसके लीडरशिप के अंदर? हाँ जी सर, बेसिकली टोडरमल। हाँ देखो, हो सकता है मैं गलत हूं, जहां तक मुझे याद है, यस सर, शायद से टोडरमल उस टाइम पे बेटा, हाँ जी, जो पूरा अकबर का एक पूरा वो था सर, बेसिकली अकबर का पूरा एक कहते हैं ना उसको, किंगडम था, हाँ जी, उनके शायद से वो फाइनेंस मिनिस्टर टाइप कुछ थे, ठीक है। और इसलिए यहां पे लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस अंडर द लीडरशिप ऑफ टोडरमल। मैं पक्का नहीं हूं, मैं श्योर नहीं हूं, मुझे भी देखना पड़ेगा, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज कहती है शायद से, कि टोडरमल, यस सर, अकबर के अंदर जो थे वो शायद से फाइनेंस मिनिस्टर टाइप कुछ थे, कि भाई पैसों का जो मामला होता है, फाइनेंस पॉलिसीज वगैरह जो होती थी, वो शायद से वही देखते थे, हाँ जी, टोडरमल देखते थे। एक बार आप फिर भी क्रॉस चेक कर लेना बेटा, क्योंकि इतना रेलिवेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इतना मैंने उस पर फोकस किया नहीं है, लेकिन हाँ ये जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, कि भाई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, अकबर द ग्रेट, लैंड रिफॉर्म्स हुए, किसके लीडरशिप के अंदर सर? किसके लीडरशिप के अंदर? टोडरमल के अंदर, हाँ जी बिल्कुल सही। बच्चे बोल रहे हैं यस सर, क्या बात है, हिस्ट्री याद है मुझे, हाँ ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, सारी गवर्नेंस के अंदर आपकी पब्लिक पॉलिसी बनती है, इंप्लीमेंट होती है। आ जाओ सर, ये तो हो गया एंशिएंट इंडिया।
सर क्या हो गया, एशियन इंडिया, हाँ मुझे लगता है मुझे आईएएस की तैयारी कर ही लेनी चाहिए बेटा अब, है ना, हाँ कर लेनी चाहिए, ओके। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। सर अब बात आती है ब्रिटिशर्स के अंदर की, ओहो सर कॉलोनियल रूल आ चुका है, हाँ जी। तो वहां पे देखो सबसे पहली लाइन क्या थी बेटा, सबसे पहली लाइन थी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर द कॉलोनियल रूल वर सो डिजाइन सो एज टू बेनिफिट द फॉरेन रूलर्स। बस पहली बात तो ये है। सर क्या पहली बात ये है, हाँ पहली बात तो यही है कि भाई जितनी भी वहां पे पॉलिसीज बनती थी, जो भी ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज बनाई है, वो अपने ही फायदे के लिए बनाई है। एवरीबडी, हाँ कि भाई उनको किसी की नहीं पड़ी थी, अपनी ही पड़ी थी, हाँ अपने फायदे के लिए बनाई, ठीक है। उसके बाद सर एक बहुत ही हमारे इकोनॉमिस्ट बोल सकते हो आप, जो भी बोल सकते हो, दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी, आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो यही है, हाँ जी। दादा भाई नारोजी थ्रू हिज सेमिनल वर्क, सर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया, एक किताब लिखी थी, बिल्कुल किताब लिखी थी, जिनका नाम था हिज बुक पावर्टी एंड अन, अच्छा अरे बुक यहाँ से शुरू है बेटा, यहाँ पे कॉलम नहीं आएगा, उनके बुक का नाम क्या था, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सर इस बुक में क्या लिखा हुआ था, इस बुक में उन्होंने सब कुछ बताया कि भाई क्यों भारत को, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बेटा बहुत अमीर थे हम पहले, हाँ जी, ये सुनो। तो उन्होंने क्या बताया कि जितना भी इंडिया में सर, जितना भी इंडिया में वेल्थ था, ये सर वो ब्रिटिशर्स लूट के चले गए। अच्छा सर दिस बुक, ये सर ड्रू अटेंशन टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ, सर वेल्थ जो ड्रेन हो गया, जो खत्म हो गया फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, जो ट्रांसफर किया गया। आप बात समझ रहे हो, हाँ जी बिल्कुल सही। उन्होंने क्या किया था सर, उन्होंने इन्होंने मतलब हम इसकी ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, दे इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम। सर जमींदारी सिस्टम आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा आपको। जमींदारी सिस्टम में क्या था, जमींदारी सिस्टम में यही था कि उन्होंने एक मिडल मैन बनाया, यस सर, जो क्या करता था, जो भी फार्मर्स वगैरह होते थे उनसे वो टैक्स कलेक्ट करता था, हाँ जिसको हम क्या बोलते थे, 3 गुना लिगॉन देना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल सर। दे इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम, सर जमींदारी सिस्टम था टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम द इंडियन पेजेंट्स, हाँ है ना, ये तो 12th में ही पढ़ा है, और वेरी गुड, हाँ इंडियन इको में था, बिल्कुल सही बात है, राइट एवरीबॉडी, ठीक है। सर दे इंट्रोड्यूस मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम्स थ्रू विच इट वाज पॉसिबल फॉर अ हैंडफुल। अब देखो मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम क्या था, ये पढ़ा है क्या किसी ने, एवरीबडी? ये थोड़ा थियोरेटिकल चल रहा है आई नो, लेकिन पहला टॉपिक है, उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा। अरे किसी ने मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम्स पढ़ा है क्या, एजेंसी सिस्टम्स? अब यहाँ पे ज्यादा दिया नहीं हुआ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है। सर एजेंसी सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या था, कुछ ऐसी अलग से कंपनियां बनाई गई, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो जितने भी ऑलरेडी कंपनीज या बिजनेस थे, इंडियन कंपनीज, उनको वो क्या करती थी, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती थी। मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। सर क्या करती थी वो, एक तरीके से उनको कंसल्टेंसी, जैसे आज की डेट में होता है ना बिजनेस कंसल्टेंसी होती है, हाँ जी, उस टाइम पे वो एजेंसीज थी जो बिजनेस को कंसल्ट करते थे कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो वो कंपनीज किसके अंडर थी, ब्रिटिशर्स के अंदर। अब सुनो क्या हुआ, हाँ मान लो बेटा कुछ इंडियन बिजनेस है, ये आपके बड़े बड़े इंडियन बिजनेस है, अरे ये क्या हो गया, वेट, आप समझो उन्होंने क्या किया। सर ये एमसीक्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मान लो इंडियन बिजनेस है, ये सर ये हमारे इंडिया के कंट्रोल में है। उन्होंने क्या किया सर, इन दोनों पे कंट्रोल लाने के लिए उन्होंने एक एजेंसी बनाई। अच्छा सर ये उन्होंने बनाई एजेंसी, अच्छा ठीक है सर। अब एजेंसी का मतलब क्या हो गया कि ये जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, इंडियन कंपनी को, कि भाई तुम्हें अपना बिजनेस इस तरीके से बढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अच्छा ऐसे करते करते क्या हो गया सर, ये इन पे कंट्रोल करने लग गए। धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, इंडियन बिजनेस पे कंट्रोल करना चालू कर दिया। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वो कंसल्टेंसी देते ही अपने फायदे के लिए थे। अब बात समझ रहे हो, तो यहां पे क्या लिखा, देखो यहां पे क्या लिखा, कह रहे दे इंट्रोड्यूस मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, ऑल राइट सर, ऑल राइट, थ्रू विच इट वाज पॉसिबल फॉर अ हैंडफुल ऑल द वेल्थी ब्रिटिश। सर जो एजेंसी सिस्टम्स थी वो किसने बनाई थी, ब्रिटिशर्स ने, जिनके पास बहुत पैसा था, हाँ जी, वो कंसल्ट कर रहे हैं कि तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, टू बिल्ड एंड कंट्रोल वास्ट इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एम्पायर इन इंडिया। अच्छा अब बात समझ रहे हैं कि अब आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आ गया, तो आपको लाइन समझ में आएगी कि जो मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम था उससे क्या हुआ सर, उससे हुआ ये कि जो भी ब्रिटिशर्स थे, हाँ जी, जिनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने कुछ एजेंसीज वगैरह बनाई, यस सर, ताकि वो इंडियन बिजनेस को कंट्रोल कर सके। कंसल्टेंसी देते देते उनको इन्फ्लुएंस करने लग गए थे वो, बिल्कुल सही बात है।
ये सुनो, इट वॉज पॉसिबल फॉर अ हैंडफुल ऑफ द वेल्दी ब्रिटिशर्स टू बिल्ड एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एम्पायर इन इंडिया। और कई बार क्या होता था, समटाइम्स विद द एसिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन पार्टनर्स। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा सर, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि कुछ इंडियंस भी पैसों की लालच में ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते थे, है ना। ये उसी की बात कर रहा है कि कई बार इंडियन पार्टनर्स जो ब्रिटिशर्स एजेंसी बनाते थे, हाँ, उसमें वो इंडियन पार्टनर्स को भी ले लेते थे जिनको पैसों की लालच होती थी। हाँ, उनकी हेल्प से वो क्या करते थे, देखो अब क्या होता है जब इंडियन पार्टनर्स आते हैं, तो भाई सामने जो इंडियन कंपनी है उसको लगता है ये तो अपना ही भाई भाई है, हाँ जी, तो इन्फ्लुएंस जल्दी होता है। तो वो सब चीजें, आई थिंक मैं थोड़ा हिस्ट्री में ज्यादा ही चला गया ज्यादा चला गया, हाँ इसको छोड़ते हैं। मेन बात ये थी कि मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, क्यों बनाया गया था, ताकि भाई जितने भी इंडस्ट्रियल और बिजनेस एम्पायर इंडिया में थे, हाँ, उसको आप कंट्रोल कर सको, उनसे वेल्थ एक्सट्रैक्ट कर सको। बिल्कुल सही बात है, ये बात समझ में आ गई, आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद बोलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया जस्ट फुलफिल्ड, सर हमारे लिए उन्होंने बस एक ही काम करा, क्या सर, दे फुलफिल्ड द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। मतलब सर उन्होंने यही बोला सबको कि सुनो भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। सर यही बोल बोल के तो उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, यही बोल के तो वो इंडिया के अंदर घुस गए, हाँ, कि भाई तुम्हारे पास वेपन्स तो है ही नहीं सर, तुम्हारे पास कोई ज्यादा हथियार विथियार तो है ही नहीं, हाँ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अच्छा किससे सर, बाकी कंट्री से जो आपके कंट्री को कंट्रोल कर सकती है। तो क्या बोला सर, दे फुलफिल्ड द ड्यूटी ऑफ द पुलिस स्टेट दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल ऑर्डर। हाँ, कि भाई हम तुम्हारे कंट्रीज में पीस मेंटेन करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देंगे, हमारे पास वो सारे वेपन्स है जिससे हम वो कर सकते हैं, पावर है हमारे पास। अच्छा, डिफेंस ऑफ द इंडियन बॉर्डर, बेसिकली यही है कि हम किसी और कंट्री को नहीं आने देंगे क्योंकि हम राज करेंगे अब बात समझ में आ गई। बहुत बुरा हुआ बेटा इंडिया के साथ, लेकिन इतना बुरा होने के बाद भी क्या हम दोबारा ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मान लो बेटा अगर ये कॉलोनियल रूल नहीं हुआ होता, हाँ, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आज हमारी कंट्री की स्टेट क्या होती। अब बात समझ रहे हो, हाँ, क्या यूएस जापान, अरे ये सब तो बेटा समझ जाओ। सुनो मेरी बात ध्यान से, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, हाँ जी, जस्ट फुलफिल द ड्यूटी ऑफ द पुलिस स्टेट दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल ऑर्डर, डिफेंस रेज। देयर पॉलिसीज इनडायरेक्टली कर्ब्ड द इकोनॉमिक फ्रीडम, छीन लिया फ्रॉम द इकोनॉमिक फ्रीडम फ्रॉम द इंडियन पीपल। पॉलिटिकली वी वर सब्जुगेटेड एनीवेज, कंट्रोल तो उन्होंने हमारा वैसे भी ले ही लिया था। बात समझ में आ गई। तो क्या बोला है, कह रहा है भाई उनकी जो पॉलिसीज थी, यस सर, उन्होंने हमसे हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम छीन ली। क्यों, एक टाइम के बाद, क्योंकि वो बेटा हमको बताते थे कि आपको क्या ग्रो करना है, क्या ग्रो नहीं करना, किसका बिजनेस करना है, किसका बिजनेस नहीं करना। सर अपने अंडर वो हमसे काम करवाते थे, तो हमारी मर्जी नहीं चलती थी एक टाइम के बाद जब उनका कंट्रोल हो गया था, इसलिए इकोनॉमिक फ्रीडम छीन लिया था। बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी मुझे फटाफट से बता दो कि क्या आपको एंशिएंट इंडिया और इंडिया अंडर द ब्रिटिश दोनों क्लियर है, लाइन बाय लाइन आपको समझा दिया कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से नहीं बन सकते। इसके बाद आएंगे सर आजादी के बाद, सिंस इंडिपेंडेंस। फटाफट से बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है। इजी बेटा कुछ भी नहीं है, छोटू चैप्टर है, इजी चैप्टर है, खत्म हो जाएगा 2 दिन में। क्लियर हो गया, फैंटास्टिक, ठीक है, वेरी नाइस। अब उसके बाद देखो इंडिपेंडेंस सर, कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल को हम कॉलोनियल रूल बोलते थे, यस सर, इन 1947। सर जब हम आज़ाद हुए उसके बाद हमने क्या किया, आसान नहीं था। क्यों सर, क्योंकि वो जिस तरीके से हमारे इंडिया को छोड़ के गए थे, हाँ, हालत बहुत खराब थी, बहुत खराब थी, बहुत खराब थी, ठीक है सर। दे पेड द वे फॉर रीचार्टरिंग बिजनेस ग्रोथ इन इंडिया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अब जब इंडिपेंडेंस हो चुका था, अब ये टाइम था कि भाई दोबारा से हम बिजनेस की ग्रोथ पे फोकस करें। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे द फैक्ट दैट वी केम फ्रॉम, अच्छा देखो द फैक्ट दैट वी केम विद द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कब सर, 1948। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ जी, कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 1948 में। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब क्या है, हमें पता है सर, हमारा जो देश था वो क्या था, कृषि प्रधान देश। इसका मतलब कि भाई ज्यादातर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ही था, हाँ सर, ज्यादा फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग उस पर हमारा फोकस उतना नहीं था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बात हमको समझ में आ गई थी कि भाई अगर हमको आगे ग्रो करना है, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज पे फोकस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा।
ये सुनो, तो वो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने कब बनाई थी सर? पहली इंडस्ट्री पॉलिसी हमने 1948 में बनाई थी, बिल्कुल सही बात है। सो दैट सर सजेस्ट द अर्जेंट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू, ये इंग्लिश बहुत खराब लिखी है इन्होंने, ठीक है, हाँ जी, फ्यूलिंग इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मेन हमारा वही काम था कि भाई हमें बिजनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ को करना है, बिजनेस इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें ग्रो करना है, हाँ सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सुनो मेरी बात ध्यान से, कह रहा है उसके बाद प्रियम्बल, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल होता है, यस, एडॉप्टेड इन 1950, वेरी इंपॉर्टेंट सर, प्रियम्बल एडॉप्टेड इन 1950। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली क्या सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, प्रियम्बल अडॉप्ट कब हुआ, 1950 में, कन्फर्ड ऑन पीपल, यस सर, ठीक है, द इकोनॉमिक फ्रीडम, हमने उनको ग्रांट किया, कन्फर्ड मतलब ग्रांट करना सर, कन्फर्ड ऑन पीपल द इकोनॉमिक फ्रीडम, हमने उनको दे दिया था राइट टू फ्रीडम, कि भाई तुम्हारे पास राइट है, तुम जो करना चाहो तुम कर सकते हो, तुम्हें एग्रीकल्चर पे इन्वॉल्व होना ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई बिजनेस करना है तुम वो भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, राइट। रिकॉग्नाइज द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस एंड ट्रेड एज अ फंडामेंटल राइट। सर जो ब्रिटिश रूल के अंदर, हाँ जी, ब्रिटिश रूल के अंदर, यहां पे ज्यादा डेट्स नहीं है बट टेंशन मत लो, ब्रिटिश रूल के अंदर जो हमसे जो फ्रीडम छीन ली गई थी, वो फ्रीडम दोबारा से ग्रांट की गई कि तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हें कोई दुकान खोलनी है, कोई बिजनेस ओपन करना है, एग्रीकल्चर करना है, जो करना चाहो वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद हमारा पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया। सर क्या बनाया गया, 5 ईयर प्लान बनाया गया, बिल्कुल सर, पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बनाया गया, 1951। तो अगर आप डेट्स को प्रॉपर्ली देखते हो, सबसे पहले क्या हुआ, 1947 में इंडिपेंडेंस, 1948 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ जिसमें हमें राइट टू फ्रीडम मिला, और 1951 में 5 ईयर प्लान। टाइम लाइन के अकॉर्डिंग चलोगे तो मजा आएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ देखो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यस सर, जब हमने 5 ईयर प्लान बनाया, सब कुछ किया, एक्चुअल में सच बात यह है कि वो ज्यादा कुछ काम किया नहीं, सच बात तो ये है, जब हमने सर लोगों को आजादी दे दी थी कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हाँ सर, बहुत ज्यादा केओस हो गया था। क्यों सर, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अब बात समझ लो, जब आपने एक तरीके से क्या किया था, एक तरीके से उनको दे दिया सब कुछ राइट वगैरह कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो, गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है, हाँ, लेकिन तुम्हारे पास राइट है, हाँ, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे गवर्नमेंट ने अप्रोच फॉलो करी थी, वो थी बेटा मिक्स इकोनॉमी, हाँ, कि आपने क्या किया, आपने पब्लिक को भी, सर सुनो मेरी बात ध्यान से, पब्लिक को भी आपने राइट दे दिया, फ्रीडम दे दी कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, और गवर्नमेंट तो बेटा पॉलिसीज वगैरह बना ही रही है ना। सोशलिज्म और आपका जो था कैपिटलिज्म, उन दोनों के बीच में आए थे हम। देखो कैपिटलिज्म में क्या था कि पूरी सब कुछ छोड़ दिया आपने उस पे, मार्केट फोर्सेस पे, नहीं ऐसा नहीं किया था हमने कि हमने बिल्कुल छोड़ दिया। सर गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, प्लानिंग कर रही है, लेकिन लोगों के पास राइट भी है, फ्रीडम भी है, बिल्कुल सही बात है, तो काइंड ऑफ मिक्स इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात। लेकिन सर 5 ईयर प्लान जो बनाया गया था हमारा पहला, हाँ, वो बहुत ज्यादा काम नहीं किया, इसीलिए क्या हुआ, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हुआ 1956 में। तो अगर आप सर इसका एक वो बनाओगे टाइमलाइन, जो मैं आपको बनवाऊंगा, हाँ, 1947 इंडिपेंडेंस, 1948 पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ जिसमें आपको राइट टू फ्रीडम दिया गया, 1951 में पहला 5 साल का प्लान बनाया गया, और 1956 में आईपीआर आया, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। अब इस रेजोल्यूशन में क्या था सर, इस रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था, गवर्नमेंट को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि गवर्नमेंट को ही ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। सर गवर्नमेंट को क्या हो गई थी, गवर्नमेंट को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि भाई अभी हम सबके पब्लिक के सहारे नहीं छोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने कंट्रोल अपने हाथों में लिया, उन्होंने क्या करा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश करी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि भाई हमें ही बीच में आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। आ जाओ सर, देखो क्या बोला, मेन क्या बोल रहा है, इसने बोला, सुनो ध्यान से सर, यहां पे ये एरा कौन सा था, डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट इन द बिजनेस थ्रू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, एक तरीके से पीएसयू हो गए, हाँ, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज इन द सेक्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाज आइदर नॉट एबल और विलिंग। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में हमने क्या करा, हमने देखा कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर पा रहा है, या तो वो करना नहीं चाहता है क्योंकि वहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जैसे मान लो हेल्थ सेक्टर, हाँ,
तो गवर्नमेंट ने बोला भाई मैं आऊंगा बीच में। आप बात समझ रहे हो? तो काफी सारी चीजें गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ली। हाँ जी, अपने कंट्रोल में ली। तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर एवरीबॉडी? हाँ जी, 1956 से पहले, एक तरीके से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, 1948 से लेके 1956 तक, हाँ जी, जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, वहां पे थोड़ा सा कैपिटलिज्म ज्यादा था और सोशलिज्म कम था। लिखा नहीं हुआ, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं बस। हाँ जी, क्योंकि मैंने वहां पे क्या कर दिया था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फ्रीडम दे दी। हाँ जी, मैंने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करा, मैंने गवर्नमेंट ने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करा। लेकिन 1956 के बाद, हाँ जी, 3-4 डेकेड तक, सर 3-4 डेकेड तक, हाँ जी बिल्कुल सही, देखो देखो देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड अप टू 3-4 डेकेड्स, 30-40 साल एक तरीके से आप मान सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स मान लो, 30-35 ईयर्स, 30-35 ईयर्स जो था, क्या लिखा है यहाँ पे, द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम विद डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर वॉज प्रीवेलेंट इन इंडिया। अब बेटा जो एमसीक्यू बनते हैं ना, हाँ, दुनिया भर के कंफ्यूजिंग एमसीक्यू, क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऊपर क्या लिखवाया, ऊपर लिखवाया मिक्स इकोनॉमी, यहां पे आ गया सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पे हमको एक बात समझनी पड़ेगी, ठीक है? एमसीक्यू अगर आपके पास आता है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम एडॉप्ट किया, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल एमसीक्यू है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, यस सर, इंडिया एडॉप्टेड विच इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, नन ऑफ द अबव। क्या बोलेंगे एवरीबॉडी, मुझे फटाफट से बताओ। हाँ जी जल्दी बोलो जल्दी। सर आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा अडॉप्ट किया है? हाँ जी सर, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने मिक्स्ड ही अडॉप्ट किया बेटा। क्या अडॉप्ट किया? मिक्स्ड अडॉप्ट किया। हाँ जी, मिक्स्ड ही अडॉप्ट किया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बात समझ में आ गई? लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, सुन लो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो आपसे 3-4 डेकेड की बात करता है, क्लियरली मेंशन करता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड अप टू फर्स्ट 3-4 डेकेड्स, उस टाइम पे हमारी अप्रोच क्या थी, आपको वहां पे सोशलिस्ट टिक करना पड़ेगा। सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो? मैं आपको दिखाता हूं, जहां तक मुझे याद है बेटा एमसीक्यू है, हाँ हाँ हाँ, चैप्टर बहुत छोटा है, खत्म हो गया सर अब देखो 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 सर, एमसीक्यू नंबर 3, यहां पे मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं, ठीक है? एमसीक्यू नंबर 3 देखेंगे सारे के सारे बच्चे, आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड अप टू फर्स्ट 3-4 डेकेड्स, द इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया मे बी रिगार्डेड एज, हाँ जी, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड। अब मुझे बताओ इसमें मैं कौन सा टिक करूंगा? सर कौन सा टिक करूंगा? इसमें टिक करूंगा सोशलिस्टिक। थर्ड का बी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सर क्या थर्ड का बी है? अरे गलत थोड़ी कराऊंगा। एवरीबॉडी बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद सुनो मेरी बात है, एक क्वेश्चन और है, हाँ जी एक क्वेश्चन और है ना, 18th क्वेश्चन। सर कौन सा क्वेश्चन? 18th क्वेश्चन। क्या बोलता है ये? कह रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, सिंपली बोला इसने इंडिपेंडेंस के बाद। अब इंडिपेंडेंस के बाद कब भाई? अभी जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है वो भी तो इंडिपेंडेंस के बाद ही है। हाँ जी, इंडिया फॉलोड अ डैश, यहां पे मैं क्या फॉलो करूंगा? मिक्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि बेटा हमने फॉलो तो मिक्स ही करा है, लेकिन जो वो 3-4 डेकेड्स थे ना, वहां पे सोशलिस्ट थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेटिंग था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया था। अब बात समझ आ गई कि गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रहा था कि कौन सी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी। हाँ जी, क्या हम ग्रो करने वाले हैं, एग्रीकल्चर पे किस पे फोकस करना है, वहां पे मेरा सोशलिस्ट आ जाएगा। एवरीवन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा, क्लियर हो गई ये बात? इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आओ। सर नेक्स्ट आएंगे, फटाफट से नेक्स्ट आएंगे। ओके ओके, समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया, ठीक है। कह रहा है फर्दर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स वाज ब्रॉट अंडर द रेगुलेशन ऑफ लाइसेंसेस। सर जब वो 3-4 डेकेड की बात कर रहा है ना, उसने बोला कि अगर किसी को इंडस्ट्रियल यूनिट एस्टैब्लिश भी करनी है तो उसको लेना होता था बेटा एक लाइसेंस। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हमने शायद से जो फ्रीडम हमने दी थी, हाँ, उसको थोड़ा कम कर दिया। आप बोल सकते हो कि हाँ आप इंडस्ट्रियल यूनिट एस्टैब्लिश कर सकते हो अगर आपको करनी है, लेकिन आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, हाँ जी पॉलिसीज थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। कह रहा है होस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस वर पुट इन प्लेस। भाई गवर्नमेंट ने दुनिया भर के लेबर लॉ लगा दिए ताकि आप लेबर को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सको। इंडस्ट्रियल लॉ लगाए, पुट इन प्लेस टू एंश्योर द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन दिस इंडिया।
क्योंकि गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई थी क्या सर, कि लोगों से खुद तो नहीं होने वाला जब तक मैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं एस्टैब्लिश करता, ठीक है, राइट सर। दिस एरा, ये जो हमारा डेकेड था सोशलिस्ट वाला, दिस लास्टेड फॉर ओवर 3 डेकेड्स और सो। इसका मतलब अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो ये कहीं ना कहीं 1956 से, हाँ जी, 1991 और 1990 के आसपास चला। मतलब सर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 35 साल के आसपास, 3 to 4 डेकेड्स, हाँ जी, 3 to 4 डेकेड्स। अब इसके बाद क्या हुआ सर, जब 1991 स्टार्ट हुआ, 1990s की बात करेंगे, हाँ 1990s की बात करते हैं। अब वहां पे क्या हुआ था अगर मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर, हाँ जी, मनमोहन सिंह जी थे, बिल्कुल सही, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, हाँ जी। उस टाइम पे बेटा इंडिया की हालत एक्चुअली में बहुत ज्यादा खराब थी। बहुत सारी वेब शोज में दिखाया गया है, हाँ, अगर आप ढंग के वेब शो देखते हो तो बहुत सारी मूवीज में दिखाया गया है कि 1990s के टाइम पे, और ये डायलॉग्स हैं, मैं मूवी याद नहीं कर पा रहा हूं सर, ये एक्चुअल में डायलॉग है कि इंडिया के पास 1990 के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ था। सर कितना? 15 दिन का, हाँ जी, 15 दिन का। अब देखो क्या था, इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहा था, क्योंकि बेटा अभी हमारा, हमने क्या किया है, अभी हम प्रॉपर आत्मनिर्भर तो नहीं हो गए ना, अभी हम हो रहे हैं, हाँ 1990 में तो नहीं हो रहे थे, बिल्कुल सही बात है। तो काफी सारी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, हाँ बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे थे। अब जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो आप उनको रुपीस में पेमेंट नहीं करते हो, आप उनको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हो, हाँ जी। और फॉरेन करेंसी कहां से आती है सर? फॉरेन करेंसी आती है जब आप एक्सपोर्ट करते हो। अब बात समझ रहे हो सर? जब आप एक्सपोर्ट करोगे आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी, लेकिन इंडिया उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा था। भाई मैं अपने खुद के पॉपुलेशन को प्रॉपर नहीं, कुछ मतलब मैं खुद की पॉपुलेशन का ध्यान नहीं रख पा रहा था, उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, मैं एक्सपोर्ट क्या करता। तो 1990 में क्या हुआ सर, 1990s में जब हमारा फॉरेन रिजर्व खत्म होने वाला था, अगर वो 15 दिन तक हम कुछ भी ना करते तो आप ये मान लो बेटा इंडिया में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो जाती, भुखमारी हो जाती। लेकिन हमारे मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अब ये टाइम आ चुका है, हाँ, कि हम अब इंडिया की मार्केट को ओपन कर दें, तभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ पाएगा एक तरीके से। तभी क्या हो पाएगा सर? तभी इंडिया की जो कंडीशन है वो बेटर हो पाएगी। और उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे सर एलपीजी पॉलिसी जो फेमस है किस चीज की? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हमने क्या सर 1990 तक क्या हो रहा था, 1990 तक हमने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे एक तरीके से। मतलब हमारी थॉट, हमारा प्रोसेस ये था कि यार अगर मैं बाहर फॉरेन कंपनीज को आने दूंगा, हाँ, तो वो दोबारा से मेरे, सर मेरी पब्लिक को एक्सप्लॉइट करेंगे, हाँ। इंडियन बिजनेस कैसे फ्लरिश करेगा, कैसे उनसे कंपीट करेगा? 1990 तक मेरा थॉट प्रोसेस ये था। अब बात समझ रहे हो कि भाई मैं यही तो सोच रहा था कि नहीं, किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में नहीं आने देना मुझे, क्योंकि वो आ गई तो इंडियन बिजनेस कैसे कंपीट करेंगे, फिर से दोबारा हम बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन 1990 में हमको बात समझ में आ गई कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया सर? दे मार्क द इमर्जेंस ऑफ न्यू एरा ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, an era that is properly known as LPG, liberalization, privatization, and globalization. Together, taken together, the economic policies represent the departure मतलब हटना वहां से, departure from the policy regime based on economic planning. सर अभी तक मैं क्या कर रहा था? वो इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहा था कि मुझे ये इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, मुझे ये करना है, हाँ, यस और नो, जिसको मैंने क्या बोला? नियो लिबरल इकोनॉमिक थॉट, बिल्कुल सही। अब मैं क्या हो गया था सर? अब मेरा एम्फेसिस, मेरा फोकस किस पे था? अब मेरा फोकस था प्राइवेट मार्केट मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग द प्रेवलेंट इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम्स। ये बात थी, हाँ जी, ये बात थी, बात तो सही है, हाँ जी, बात तो सही है। इसने क्या बोला भाई, पहले मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो क्या था सर? वो था कि अपने घर के अंदर बिजनेस करना। एक होता है बेटा नॉन लिबरल, है ना? नॉन लिबरल का मतलब क्या होता है? नॉन लिबरल का मतलब होता है यार कि मैं ही कंट्रोल करूंगा सब कुछ एक तरीके से। नियो लिबरल का मतलब क्या हो गया सर? कि अब हमने मार्केट को ओपन कर दिया कि भाई अब मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है सर, ठीक है। दैट प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द प्राइवेट मार्केट मैकेनिज्म, बिल्कुल सर। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन सकता है सर? कि जो मैंने 1990 में पॉलिसीज, हाँ जी, अडॉप्ट करी, एलपीजी पॉलिसीज, यस सर, उस थॉट का नाम क्या था? नियो लिबरल इकोनॉमिक थॉट। अपनी सोच खोली आपने, अपना मार्केट खोला, बिल्कुल सही, यस नो।
जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, मार्केट फोर्सेस काम करेंगे, गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल नहीं करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब उसके बाद बेटा ये जो आपको टेबल दे रखी है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंपैरिजन है किसका? पॉलिसी रेजीम ऑफ मिड 50s। सर जो स्टार्टिंग में मिड 50s में थी, 1955 वाली टाइम की बात कर रहा है, और 1990s। तो बेसिकली ये कौन सी पॉलिसी है जो आपकी वो 3 डेकेड चली, 35 ईयर्स वाली, ये सर। और ये कौन सी है सर? 1990s के बाद वाली। इन दोनों का कंपैरिजन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बोलता है एविडेंट नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सर कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम था? अभी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा सर? अगर मैं उन 3 डेकेड की बात करता हूं, अगर मैं उस 3 डेकेड की बात करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी। एवरीबडी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फटाफट से बोलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, लेकिन हाँ जी 1990s के बाद की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया था? मिक्स इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है लेकिन उसने मार्केट फोर्सेस को भी अलाउ कर दिया। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। मुझे बताओ बेटा, पहला पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मैं स्पेसिफिकली वो 3 डेकेड की बात कर रहा हूं, जो ये बात कर रहा है, हाँ जी जो ये बात कर रहा है, हाँ जी बात कर रहा है, अगर मैं स्पेसिफिकली वो 3-4 डेकेड की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? उस टाइम पे सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ही मेजॉरिटी कंट्रोल कर रही थी। यस और नो। उसके बाद क्या हो गया? मिक्स इकोनॉमी, राइट। डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट क्या था? सर अगर मैं हाँ जी उन 3-4 डेकेड की बात करता हूं, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे? इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान, दुनिया भर की इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे थे कि हमें ये करना चाहिए, मेरे को इस टाइम पे ये इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी चाहिए, सर ये एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर, हाँ जी ये सब चीज़ें, हेल्थ केयर, वो सब चीज़ें। तो वहां पे गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही थी। इकोनॉमिक प्लानिंग कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट फोर्सेस, जो बेसिकली एक तरीके से कैपिटलिज्म का जो टच है, वो 1990s के बाद आया। ठीक है सर, ये वेरी आसान, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। सर ओपननेस ओरिएंटेशन, ओपननेस का मतलब क्या होता है? जो मार्केट आपने ओपन करना है। सर उन 3 डेकेड में तो हमने कुछ नहीं किया, क्लोज इकोनॉमिक पॉलिसीज। हमने बेटा ग्लोबल के बारे में सोचा ही नहीं था, ग्लोबलाइजेशन सोचा ही नहीं था, प्राइवेटाइजेशन सोचा ही नहीं था। उस टाइम पे बस क्या था? गवर्नमेंट कंट्रोल, कि हमको बस अपनी बाउंड्री के अंदर जो करना है घर के अंदर करो, ना तो किसी को बाहर आने दो, ताकि वो हम पे दोबारा से कंट्रोल ना करें। डर तो होता ही है बेटा, क्या करें? ये सुनो। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया था? ओपन इकोनॉमिक पॉलिसीज, बिल्कुल सही बात है, ग्लोबलाइजेशन, कि भाई आप आने दो, बाहर वालों को देख लेंगे। ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत ही ज्यादा, हाँ जी बहुत ही ज्यादा। कह रहा है एक्वायरिंग, अगर मैं उन 3-4 डेकेड की बात करता हूँ, कमांडिंग हाइट्स, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कमांडिंग हाइट्स का मतलब भी क्या होता है सर? बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा था आपने। यस सर, क्योंकि आपकी जो जितने भी बिजनेस थे उस टाइम पे, वो सारे पीएसयूज थे नॉर्मली। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 1990s के बाद की, स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस एज एक्सेप्शन। सर स्टेट ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट की ओनरशिप, उस टाइम पे सिर्फ एक्सेप्शन थी। कुछ कुछ एरिया, डिफेंस हो गया, हाँ जी, थोड़ा हेल्थ केयर, थोड़ा एजुकेशन सेक्टर, जो कई काइंड ऑफ नेसेसिटीज थी ना, हाँ, वहां पे गवर्नमेंट फिर भी थोड़ा बहुत अवेलेबल, थोड़ा बहुत उसका प्रेजेंस था, पीएसयूज थे, गवर्नमेंट का कंट्रोल था। यस सर। लेकिन उसके अलावा क्या हो गया था सर? प्राइवेटाइजेशन। 1990s में हमने बहुत सारे बिजनेसेस का क्या किया था? प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है। और लास्ट क्या बोलता है? रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू प्राइवेट बिजनेस। सर यहां पे अगर किसी को प्राइवेट बिजनेस करना था, तो हमने ऊपर पढ़ा, अगर आपको करना है तो आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थे, किसके लिए? प्राइवेट बिजनेस के लिए। सर यहां पे लिबरल हो चुका था, जो करना है कर लो। हाँ जी बिल्कुल सही बात। एवरीबडी फटाफट से मुझे बताएंगे क्या ये टेबल क्लियर है? एक एक लाइन, एक एक वर्ड, जल्दी बोलो, फटाफट से बोलेंगे। हाँ जी फटाफट से बोलेंगे। सर आज का टारगेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज का टारगेट है सर हमारा यहाँ तक हो जाएगा, अगले आधे घंटे में हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला 2 से 3 दिन मैक्सिमम बेटा, खत्म हो जाएगा ये, कुछ है नहीं इसमें। आप पहले ही कह रहे हो सर ये तो हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स है, हमने पढ़ रखा है। एग्जैक्टली, तो कुछ भी नहीं है इसमें। आ जाओ भैया, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। देखो देखो देखो, जल्दी आओ जल्दी आओ, इधर देखो इधर देखो। ये सब क्या बोल रहा है? कह रहे इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो भी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, हाँ, वो किसी बंद दरवाजे में नहीं बनती है। पहली बात तो ये, क्या बोल रहा है? दे आर नॉट ड्रॉन इन द क्लोज चैम्बर्स। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बना रही है तो क्या करेगी? अपने ऑफिस में बैठेगी, 4 लोग बैठेंगे, जो मन करेगा वो पॉलिसी वो बना देगी। सर ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा उनको देखना पड़ेगा कि पूरे कंट्री में क्या चल रहा है। उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करनी होगी कि भाई क्या तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए। आप जिस भी इंडस्ट्री की पॉलिसी फॉर्म कर रहे हो, यस सर, आप हमेशा उनसे बात करते हो। आपने देखा होगा, अगर आपने देखा हो तो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है,
और फाइनेंस मिनिस्टर्स की तो बेटा बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पे एक्चुअली में जो इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं वो आए होते हैं, जो भी उनका कंसर्न होता है यस सर वो एक्चुअली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कम्युनिकेट करते हैं। जब उन्होंने जीएसटी बनाया तब बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हर इंडस्ट्री के लीडर्स आए हुए थे जो बता रहे थे कि भाई हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ऐसा नहीं है कि बस बंद दरवाजे में बैठ के पॉलिसी फॉर्मुलेट कर दोगे। दे आर नॉट ड्रोन इन द क्लोज चैम्बर्स, rather these do and must reflect the prevalent and emerging social, demographic, political, ecological realities of the nation। क्या मतलब है सर इसका? हाँ जी, इसका मतलब ये है कि भाई जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो, आप ये देखो कि आपके इकोनॉमी में सोशल, सर सोशली क्या चल रहा है, यस सर डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखो आपको क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल इकोलॉजिकल तो कह रहा है जितने भी आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, माइक्रो फैक्टर्स मान लो, मैक्रो फैक्टर्स मान लो, जो भी फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करो, उसके बाद ही पॉलिसी बनाओ, इसका मतलब यही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अब यहां पे आप मुझसे क्या आर्ग्यू करोगे सर, लेकिन जितने भी आपने ये इकोनॉमिक फैक्टर्स बोले हैं, मैक्रो फैक्टर्स बोले हैं, ये दिस कीप ऑन चेंजिंग ना। हाँ सर ये तो बहुत जल्दी चेंज होते हैं, तो क्या आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज उतनी जल्दी चेंज करनी चाहिए? अब देखो ध्यान से, कह रहे ऑफ कोर्स दीज आर नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज आप इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते हो। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? अब जैसे जीएसटी में हुआ, हाँ अब जीएसटी आ गया, ठीक है सर जीएसटी आ गया, उसमें बेटा बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे थे फ्रीक्वेंटली स्टार्टिंग में जाके, और इसीलिए उसको काफी बैकलैश मिला। काफी लोगों ने बोला यार ये क्या कर रहे हो, हम 2 महीना लगाते हैं जीएसटी को समझने के लिए, फिर तुम कुछ चेंज कर देते हो। तो जैसे जैसे उनको फीडबैक मिल रहा था वैसे वैसे वो चेंज कर रहे थे। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी, अब जाके थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। अब बात समझ रहे हो? कह रहे कोशिश क्या करो कि दीज आर नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली so as to throw the system into a vortex of instability। हाँ ऐसा मत करा करो यार, ठीक है, कि मतलब चेंज ही किए जा रहे हो। ठीक है, ऑल राइट सर, यस दीज नीड टू कीप पेस विद द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल। जैसे अगर मैं बताऊं सर डीमोनेटाइजेशन अब वो हुआ, हाँ हुआ, ठीक है ऑल राइट सर, ऑल राइट, आपके पास न्यू नोट्स आ गए, हाँ अब मुझे बताओ अगर वो हर 6 महीने में चेंज करते रहेंगे, अब अगर वो आके बोल दें कि भाई 2000 का नोट बैन हो गया सर अगर उन्होंने 2000 का नोट इंट्रोड्यूस करा और 6 महीने बाद उन्होंने दोबारा बोल दिया, सर 6 महीने बाद दोबारा बोल दिया कि बंद करो हाँ जी 2000 का नोट, तो बेटा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप पॉलिसी बना रहे हो हाँ जी वो बहुत जल्दी आप चेंज कर रहे हो, मेक श्योर नहीं हो रहा है सर। येस दी नीड टू कीप पेस विद द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल। जैसे मैंने आपको बोला कि हाँ आपको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ सर, हाँ जी जैसे अब आपको पता है कि जो भी आपका वो था, क्या था ये ड्रीम 11 वाला जो गेमिंग सिस्टम था, हाँ अब जो ड्रीम 11 गेमिंग था, मोबाइल गेमिंग था, ये जितने भी ये गेम्स थे, सर जब ये आए थे तब इन पे कोई कंट्रोल नहीं था, आपको पता है सर जितनी भी ये गैम्बलिंग वाली गेम्स है इन पे कोई कंट्रोल नहीं था गवर्नमेंट का। लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चला कि भाई क्या चल रहा है, इतना जल्दी सब कुछ चेंज हो रहा है, तो उन्होंने उस पे भी बेटा जीएसटी लगाया। सर पहले नहीं था, कुछ साल तक जब ड्रीम 11 चल रहा था उन पे कुछ भी जीएसटी वीएसटी नहीं था, अब जीएसटी लगाया, हाँ जी जीएसटी लगाया। ओ अब बात समझ रहे हो? ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जब ई कॉमर्स का जो दुनिया है सर, ई कॉमर्स का दुनिया, ई कॉमर्स की दुनिया बहुत चेंज हो रही है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बहुत पैसा कमा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा सर, पता नहीं आप न्यूज़ देखते हो नहीं देखते, इंस्टाग्राम पे अगर आप देखते हो तो आजकल ना बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, पता है आपको सर? फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हाँ जी, जो आते हैं बताते हैं कि आपको बिटकॉइन में पैसा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड सही है, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है। सर ये फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आजकल, हाँ इनके आजकल बहुत सारे फॉलोअर्स बनते जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ भी कोई भी आता है, बेशक इनकी एजुकेशन हो या ना हो, कोई भी आता है ज्ञान दे के चला जाता है, बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई सर, क्या समझ में आ गई कि भाई ये जो लोग हैं ना वो सोसाइटी के लिए सही नहीं है। कोई भी आके आपको बोल रहा है ये स्टॉक मार्केट ले लो, स्टॉक मार्केट में उनकी वजह से फ्लक्चुएशंस आ रही है, तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि कोई भी अगर सेबी रजिस्टर्ड ये सर नहीं है, हाँ जी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो एडवाइस नहीं कर सकता है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कौन सा स्टॉक लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो इसका मतलब उनको समझ में आ गया था कि ये इन्फ्लुएंसर की दुनिया जो चेंज हो रही है, यस सर क्या लिखा है, दीज नीड टू कीप पेस विद द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। सर ये जो चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में, हाँ उन्होंने पॉलिसी बनाई किसके लिए? इन्फ्लुएंसर्स के लिए। ओ
अब बात समझ रहे हो? तो जिस तरीके से दुनिया चेंज होगी उस तरीके से पॉलिसी बनेगी. इन अदर वर्ड्स दीज पॉलिसीज मस्ट फाइंड अ मीनिंग इन द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल. ऑब्वियसली बात है, ठीक है. अब उसके बाद बेटा ये एक आपको टेबल दे रखी है. हाँ, इट्स अ फन एक्टिविटी. आप ये होमवर्क में करेंगे. कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठना है. स्मृति जिसका नाम बेटा आप ले रहे हो, हाँ जी, ठीक है. हाँ, जो वो कर रही हैं वो कर सकती हैं, ठीक है. उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, सब कुछ है. ऑल राइट. अरे सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो. यस सर, यस, ठीक है सर. लाइफ ड्यूरिंग 1970s. अगर आपके घर में कोई भी है जो 1970s के हैं, ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स या कोई भी जो भी होंगे, हाँ जी, 1990s, आप उनसे पूछना कि 1970s में कैसा था ये सब कुछ, कि आप खाना ऑर्डर करते थे उस टाइम पे, खाते कैसे थे, हाँ जी सर, रिक्रिएशन के लिए क्या करते थे, फ़ोन कनेक्शन, स्कूटर परचेज करने के लिए, और सर 1990s में कैसा था. ठीक है, फन एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं है, कर लेना, एक बार डिस्कस कर लेना और कुछ नहीं करना. ऑल राइट. अब आ जाओ फटाफट से सर, आज का लास्ट टॉपिक हम मान सकते हैं, हम मान सकते हैं. ठीक है, देखो आप कह रहे स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस. स्पेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर आप गूगल करोगे तो स्पेक्टर का मतलब एक्चुअली में होता है थ्रेट. क्या होता है सर स्पेक्टर का मतलब? अगर आप गूगल करोगे, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरी वोकैबुलरी बोलती है बेटा, हाँ जी, स्पेक्टर का मतलब, ओ सर क्या बोला है? समथिंग वाइडली फियर्ड. अरे 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 सर क्या बोला इसने? हाँ जी, फियर्ड एज ए पॉसिबल अनप्लेजेंट और डेंजरस. ओहो, इसका मतलब क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. सर बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है ना, क्या है सर, उससे उनको डर के रहना चाहिए. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको इन्होंने बेटा बहुत ही कई जगह इन्होंने जो अपनी वोकैबुलरी यूज करी है वो सही नहीं है, सच बताओ तो. हाँ, एक्चुअली में इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि बिजनेस को गवर्नमेंट पॉलिसीज को प्रॉपर मॉनिटर, सर प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए. हाँ जी, कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो आपके बिजनेस को क्या कैसे इफेक्ट कर रही है, सर उसको आपको कैसे अपने बिजनेस में एक तरीके से क्या करना है, अडॉप्ट करना है, जो भी रीजन है. हाँ जी, जैसे हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेस को अफेक्ट करती हैं. मोटा मोटा वही है. हाँ, मोटा मोटा वही है. देखो आ जाओ, पता नहीं इन्होंने इतनी बेकार इंग्लिश क्यों लिखी है. सर सेक्शन 4.1 नोट्स द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस. सर सेक्शन 4.1 क्या है? यही सेक्शन 4.1 है जो आप पढ़ रहे हो. इसके पहले वाला कौन सा था? इसके पहले सेक्शन ये था 4.1.1. ये सर हमने जो पढ़ा, हाँ जी, इंट्रोडक्शन, ये वही चल रहा है. हाँ जी, वही चल रहा है सर, ये पूरा का पूरा 4.1 चल रहा है. हाँ, पूरा का पूरा 4.1 चल रहा है, उसी की बात कर रहा है. Sir, notes the pervasive influence of government policy on business. Yes, there hardly is any aspect of business. अब 4.1 जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वहां पर भी हमने ये बात पढ़ी थी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो बिजनेस को इंपैक्ट करती है. हमने किसकी बात पढ़ी थी? टोयोटा वाली बात पढ़ी थी. वही बोल रहे हैं, कह रहे देखो, देयर हार्डली इज एनी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है. आप प्रोडक्शन की बात कर लो, सर प्रोडक्शन के लिए भी रूल्स रेगुलेशंस है. अगर आपको प्रोडक्शन करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आप किसी रेसिडेंशियल एरिया में नहीं कर सकते. जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसका जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए. क्या ये गवर्नमेंट पॉलिसी है? हाँ. फाइनेंस, हाँ जी, फाइनेंस और मार्केटिंग, बिल्कुल सही. उसके लिए भी सर प्रॉपर क्या है, पॉलिसी बनी हुई है. अगर आप फाइनेंस की बात करो, तो फाइनेंस के लिए जैसे आपको पता है, जब आप शेयर्स इशू करते हो, शेयर्स क्यों इशू कर रहे हो? फाइनेंस करने के लिए. उसके लिए रूल्स हैं, सेबी के रूल्स हैं, बिल्कुल सही बात है. मार्केटिंग कर रहे हो उसके लिए भी रूल्स है, सर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो उसके रूल्स है कि एडवर्टीजमेंट में आपको क्या शो करना है, क्या शो नहीं करना है. एडवर्टीजमेंट में अपने कंपेटिटर्स को डायरेक्टली टारगेट नहीं करना है. ये सब चीजें, हाँ जी, दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी. क्या मैं सही बोल रहा हूं? अच्छा ठीक है. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज दे परवेड द सक्सेसिव स्टेजेस इन द फर्म लाइफ साइकिल. सिंपल सी बात बोल रहा है, जो भी फर्म की लाइफ साइकिल होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लो, कोई भी ट्रेड साइकिल की बात कर लो, कह रहा है भाई ये जो है ना, हाँ जी, हर जगह आपको मिलेगा. परवेसिव मतलब फैला हुआ, हाँ हर जगह, हाँ जी हर जगह. जो हाईलाइट कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है. सर देयर आर पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस इंपैक्टिंग बिजनेस का स्टार्टअप. हमने देखा था जो हमारे जो दो दोस्त थे, अली और रमन, हाँ जी, उनका स्टार्टअप था, उसको भी इंपैक्ट करेगा. बिजनेस का रजिस्ट्रेशन. सर क्या आपके पॉलिसीज है रजिस्ट्रेशन के लिए? बिल्कुल है. अगर आपको कोई भी बिजनेस रजिस्टर करना है तो क्या उसकी पॉलिसी है? सर बिल्कुल पॉलिसी है. हमको पता है, हमको बिल्कुल पता है. एवरीबडी ये सुनो. अच्छा ठीक है. उसके बाद क्या बोलता है? अगर आपको पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसकी पॉलिसी. इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, उसकी पॉलिसी. हाँ बात तो सही है.
एवरीबडी यस नो, हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद क्या बोल रहा है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। जैसे मैं आपको बताऊं, हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दीदी का केटरिंग बिजनेस है, उनको अलग अलग लाइसेंस लेने होते हैं बेटा, FSSAI लाइसेंस, शॉप एंड एक्ट लाइसेंस, दुनिया भर के लाइसेंस। हाँ जी, एनवायरमेंट को आप पॉल्यूट वगैरह नहीं कर रहे हो उसका क्लियरेंस चाहिए होता है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हाँ जी, पॉलिसीज अफेक्टिंग कंपटीशन, डीलिंग्स विद कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए आपने क्या है, कंज्यूमर के लिए MRP आया कि MRP बताओ, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। हाँ जी, इंग्रेडिएंट आपको लिखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है हर चीज के लिए आपने पॉलिसी बनाई है जो बिजनेस को इंपैक्ट कर रही है। सर ये मैंडेटरी है क्या कि कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट नहीं करने आपने, कंज्यूमर कंप्लेन करेगा तो कंज्यूमर कोर्ट हमने ओपन कर दिए। अच्छा, एग्जिट, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको बिजनेस बंद भी करना है उसके लिए भी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस हैं, ताला मार के घर नहीं जा सकते हो आप, ठीक है। मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है, स्टेट की अलग पॉलिसी है। सर जो ये आपके ये होते हैं अल्कोहल, लिकर, वाइन शॉप्स, हाँ सर ये स्टेट के अंदर आते हैं, स्टेट की इनके लिए पॉलिसी अलग है, इनको स्टेट का लाइसेंस चाहिए होता है, बिल्कुल सही बात है, इनका टैक्सेशन सिस्टम अलग है। देयर आर पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटी, सेंटर के साथ साथ स्टेट भी है, ठीक है। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू इलैबोरेट ऑल दिस, अच्छी बात है अच्छी बात है। कह रहा है देखो हम सारी पॉलिसी इस चैप्टर में आपको नहीं बता सकते, हाँ इसलिए हमने कुछ पॉलिसी के बारे में आपको बताया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर कह रहा है फिगर 1 को देखो। अब ये फिगर 1 क्या बोलती है, कह रहा है इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन्होंने क्या करा है सर, दो पार्ट में डिवाइड करा। एक तो है मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट और एक है सेक्टर मैनेजमेंट। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली आपका स्कोप के बेसिस पे है, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज का स्कोप। एक है मैक्रो इकोनॉमिक, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। सर मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जो पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, जो पॉलिसी पूरे इकोनॉमी के लिए एज अ होल बन रही है, यस। एक होती है सेक्टर मैनेजमेंट जो पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए बनती है, ये पॉलिसी एग्रीकल्चर के लिए, ये पॉलिसी इंडस्ट्री के लिए, ये पॉलिसी FDI के लिए, हाँ जी फॉरेन ट्रेड्स के लिए। अब बात समझ, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगी, तो ये स्कोप हो गया। कह रहे द टाइपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, यस दिस पर्टेन्स टू स्कोप। सबसे पहले अगर बात करें हम किसकी, मैक्रो की, तो मैक्रो में दो पॉलिसी है, फिस्कल और मॉनेटरी। मुझे बताओ बेटा क्या ये दोनों पॉलिसी के बारे में आपको पता है? बिल्कुल पता है। अगर मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करता हूं तो उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसी होती है सर वो होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से आता है, दो जगह से आता है। दो जगह कौन से, देखो ध्यान से, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, अरे आपसे GST लिया, इनकम टैक्स लिया, वो है उसका टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स का मतलब सर नॉन टैक्स बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे आपको पता है गवर्नमेंट की क्या खुली हुई है सर, गवर्नमेंट की अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट कंपनीज, हाँ वहां से पैसा आता है, बिल्कुल सही बात है। और भी बहुत जगह होती है जहां से उनका पैसा आता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है वहां से इंटरेस्ट मिलता है। सो और भी बहुत चीजें होती है जहां से गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो क्या बोला, देखो फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे। दैट इज द पॉलिसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। एवरीबडी, हाँ फाइन वगैरह हो गया, बिल्कुल सही बात है, चलान कटता ना आपका, हाँ वही है, ठीक है। सर सुनो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, एंड टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में बात करती है, सर वो पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी। ये सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी, जो एक तरीके से RBI बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। मेनली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप बोल सकते हो, डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप बोल सकते हो, हाँ जी बिल्कुल। हमने बेटा ये चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, क्या हमने ये पहले पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर 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 मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, सर आपके मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन एक ही होता है मेनली, एक मतलब और भी हो सकता है लेकिन मेनली यही होता है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। क्या तभी आपका इन्फ्लेशन होता है? हाँ, क्योंकि तभी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। एवरीबडी यस नो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? अरे बोलो ना, हाँ जी। कि क्या हुआ, इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा, कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, हाँ। अब मुझे बताओ बेटा, डिमांड कंज्यूमर की ज्यादा कैसे होती है? कंज्यूमर की जो डिमांड है वो ज्यादा कब होती है, जब उनके पास पैसा होता है, मतलब उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। सर उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, हाँ जी उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। हम पढ़कर आए हैं चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल में, कंज्यूमर के पास पैसा ज्यादा है,
अब अगर मुझे उस पैसे को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा? देखो, जो हमारे बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, अब वो क्या करेंगे, जो वो लोन देते थे, क्या देते थे, लोन, उस पे इंटरेस्ट रेट को हाई कर देंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? उस पे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, बोलो हाँ या ना? क्या कर देंगे सर? इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और पब्लिक जो पैसा डिपॉजिट करती थी, जो वो डिपॉजिट करती थी, हाँ जी, उस पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे कि तुम बैंक में पैसा डालो, खर्च मत करो। बिल्कुल सही बात है, राइट। और ये क्यों होता है? क्योंकि एक तरीके से जो आपका आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, राइट, वो अपना रेपो रेट इंक्रीज करता है। ये सब हम पढ़कर आए हैं सर। रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि आरबीआई जो बैंक को लोन देता है, आरबीआई बैंक को जो लोन देता है, उस पे भी वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है। यस, अब बैंक को इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे मिल रहा है पैसा, तो वो आगे भी ज्यादा पे देता है। तो ये सारे मेजर्स होते हैं क्या सर? ये सारे मेजर्स होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के। क्या है सर? मॉनेटरी पॉलिसी। इसका उल्टा होता है जब आपको क्या करना होता है, जब आपको डिमांड इंक्रीज करनी है, लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे, तो आप कम इंटरेस्ट पे लोन देते हो। ये सब चीजें किस में आती है? मॉनेटरी पॉलिसी में आती है। देखो ध्यान से, कह रहे दैट इज पॉलिसीज रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ मनी। क्या एमसीक्यू आएगा? सप्लाई ऑफ मनी के रिगार्डिंग कौन सी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी। क्रेडिट एंड फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉडली इंपैक्ट द बिजनेस। यस सर, यस, एवरीबॉडी यस नो। क्रेडिट मतलब लोन वगैरह देना, बिल्कुल सही बात है। फॉरेन एक्सचेंज कितना पड़ा हुआ है मेरे पास? यस सर, उससे भी इंपैक्ट पड़ता है, बिल्कुल इंपैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ईजिंग ऑफ क्रेडिट, अगर मुझे आसानी से देना है क्रेडिट, यस सर, द फॉर्म ऑफ आइदर एक्सेस और कॉस्ट माइट इंड्यूस द फर्म टू सेट अप देयर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? अगर आप चाहते हो कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करवानी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब बिजनेस जब कैपिटल गुड्स परचेज करता है, उसको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करानी है। सर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कराने से क्या होगा? क्या होगा सर? कैसे करूंगा मैं क्रेडिट आसानी से दे दूंगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सब आपके मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। यहां पे ज्यादा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा है, चैप्टर 5 में करा है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए बस क्या, कि फिस्कल में क्या आता है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। और मॉनेटरी में क्या आता है? कि जो सप्लाई ऑफ मनी है, क्रेडिट है, ये सब चीजें। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाउ मे फिस्कल पॉलिसीज इंपैक्ट बिजनेस। अब बात आती है कि फिस्कल पॉलिसी बिजनेस को इंपैक्ट कैसे करता है। अच्छा, ये सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ पढ़ेंगे बाद में, पहले डिस्कशन करते हैं। मुझे बताओ बेटा, फिस्कल पॉलिसीज में क्या क्या चीजें आती है? एक्सपेंडिचर, हाँ, तो पहले एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्चा करेगी तो क्या होगा? अगर वो रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, सर स्कूल्स ज्यादा बनाएगी तो क्या होगा? क्या ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? एवरीबडी ये सुनो। अगर गवर्नमेंट क्या करेगी? ज्यादा खर्चा, इकोनॉमी में वो ज्यादा पैसा सर्कुलेट करना चाहती है, ज्यादा खर्चा करेगी, ज्यादा खर्चा करेगी तो क्या होगा सर? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी मतलब कंज्यूमर के पास पैसा जाएगा, कंज्यूमर के पास पैसा जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, हाँ सप्लाई बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बढ़िया हो गया, बिल्कुल बढ़िया हो गया। तो मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, जब कोविड आया था, हाँ, तो क्या गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया होगा या कम किया होगा? कोविड के टाइम पे बढ़ाया होगा या कम किया होगा? सर बढ़ाया होगा, वही किया गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या थी? गवर्नमेंट ने बेटा बहुत सारा पैसा कंज्यूमर में बांटा भी, अगर आपको याद हो। सर फार्मर्स को पैसे मिल रहे थे, आई थिंक 5,000 रुपए क्वार्टर समथिंग। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2,000 या 5,000 पता नहीं, आई थिंक 2,000 रुपए क्वार्टर, जो भी था, पैसा सर्कुलेट कर रहे थे वो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ताकि उनके पास पैसा जाए, डिमांड बढ़े, दोबारा से सप्लाई बढ़े। यस सर, यस। अगर गवर्नमेंट को क्या करना है सर? गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, महंगाई कंट्रोल करनी है, तो वो टैक्स कम कर सकते हैं, हाँ वो टैक्स कम कर सकते हैं। सर टैक्स को कम करेंगे, हाँ सर टैक्स को बढ़ा देंगे अगर उनको क्या करना है सर, उनको अगर इन्फ्लेशन लाना है, जो भी चीजें हैं, ये सब फिस्कल पॉलिसी में होगा, हाँ, जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। हाँ जी बिल्कुल। इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू लीव अ क्यू विद द लर्नर्स। अच्छा ठीक है, ओके, पहली लाइन बेटा बहुत ही जनरल लाइन है। हाँ जी ठीक है, ओके। कह रहा है द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द वर्स्ट एवर इकोनॉमिक डाउनटर्न ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 में बेटा दुनिया ऊपर नीचे हो गई थी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी हैज नॉट बीन एन एक्सेप्शन। इंडियन इकोनॉमी में ऐसा हुआ था, बिल्कुल हुआ था। तो वहां पे क्या हुआ सर? द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ फिस्कल स्टिमुलस पैकेज टू रिवाइव द इकोनॉमी। सर फिस्कल स्टिमुलस पैकेज का मतलब क्या होता है? वही सेम चीज,
कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम पैसा खर्च करेंगे, हम इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल स्टिमुलस पैकेज। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। लाइकवाइज ऐसा हमने 2008 में भी किया था, बिल्कुल किया था, जब हमारा डिप्रेशन आया था। यस सर, पूरी दुनिया में डिप्रेशन था, ठीक है। दिस स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है सर, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए खर्चा करना, ऐसा मान लो, ठीक है। दिस स्टिमुलाई सीक टू वर्क ऑन द डिमांड साइड। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्टिमुलाइज होते हैं बेसिकली, ये जो गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है, ताकि डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़े। मैंने आपको बताया जब मैं खर्चा करूंगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। अगर लोग डिमांड करेंगे तभी तो लोग सप्लाई बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो डिमांड और सप्लाई दोनों पे वर्क करता है वो, ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी एंड दस अटेम्प्ट टू पेडल इट थ्रू द लाइकली कोलैप्स। अगर कोविड में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था तो कॉन्ट्रैक्शन से बाहर आने के लिए हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, फिस्कल पॉलिसी। ओके कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज वर्क ऑन डिमांड साइड, सप्लाई साइड और बोथ। लेकिन अभी जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो फिस्कल पॉलिसी वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई बोथ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरी क्या हो गई सर, ये हो गई मेरी फिस्कल पॉलिसी जो मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करती है। हाँ मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करती है, ये बात हमको समझ में आती है। हाँ अब जो मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा सर, ये हो गया मेरा मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। अगर मैं बात करता हूं सेक्टर मैनेजमेंट, तो इसका मतलब क्या था कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए मैंने पॉलिसी बनाई है। जैसे मैंने अभी बोला गेमिंग इंडस्ट्री के लिए मैंने पॉलिसी बनाई, हाँ इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री के लिए मैंने पॉलिसी बनाई, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। देखो कह रहे सेक्टोरल पॉलिसीज पर्टेन टू क्या सर, स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। एमसीक्यू क्या आ सकता है, ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो पूरे इकोनॉमी के लिए बनती है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। हाँ जी, फिस्कल और मॉनेटरी उसके एग्जांपल है, ऑलराइट। और ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए बन रही है, सेक्टोरल पॉलिसीज, ठीक है। फिगर जो हमारी ऊपर है इलस्ट्रेट्स पॉलिसीज पर्टेनिंग टू एग्रीकल्चर। तो क्या बोला कि मान लो एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए अगर मुझे एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट पॉलिसी होती है। आपने पढ़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, पढ़ा ना आपने, एक्जिम पॉलिसी, जैसे वो क्या है, वो सेक्टोरल पॉलिसी है, ठीक है। इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन ट्रेड, किसी भी सेक्टर का अगर मुझे एक्सपोर्ट, मान लो जैसे मैंने क्या किया, मुझे अगर राइस का एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो मैं राइस के लिए जो पॉलिसी बना रहा हूं सेक्टोरल पॉलिसी है वो, ठीक है। पर्टेनिंग टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वी हैव नोटेड इन द सेक्शन एज टू हाउ द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। सर 4.1.1 में क्या था, वो एंशिएंट इंडिया, वो सब चीजें, ठीक है। हाउ द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ 1956 और 1991 रेडिकलाइज। अब देखो यहां पे भी इन्होंने ये वर्ड गलत यूज किया है सर, रेडिकलाइज नहीं, रेवोल्यूशनाइज आना चाहिए था सर। रेडिकलाइज जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के लिए यूज होता है, ठीक है। द इंडस्ट्रियल सेक्टर, रेडिकलाइज का यहाँ पे इनका मतलब क्या, का मतलब क्या कि बिल्कुल चेंज कर दिया था। सर किस तरीके से, कितना इंपैक्ट किया था, हाँ जी 1956 ने कैसे इंपैक्ट किया, 1956 ने इंडस्ट्री क्या किया था सर, हमने सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में इंडस्ट्री को लिया। 1991 में हमने मार्केट ओपन कर दी। तो दोनों ही सेक्टर्स, दोनों ही जो हमारी 1956 की पॉलिसी थी और 1991 की पॉलिसी थी, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या किया, रेवोल्यूशनाइज किया, बिल्कुल चेंज कर दिया, ठीक है। देयर मे बी गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज टू, यस सर। जैसे टेलीकॉम की अलग पॉलिसी है, टेलीकॉम पॉलिसी, हाँ जी सर। सिविल एविएशन पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पूरे पैराग्राफ में इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्या सर, स्पेसिफिक सेक्टर के जो पॉलिसी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टोरल पॉलिसी। बस मुझे फटाफट से बताओ क्या आपको सब कुछ बातें चीजें समझ में आ गई है। ऑलमोस्ट हमारा आधा चैप्टर हो चुका है, क्या बात कर कल कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म करने की, 2 घंटा और चैप्टर खत्म हो सकता है। सच्ची सच्ची बेटा, सच्ची मुच्ची, बस खत्म। हाँ हाँ जी, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, वो कोई बात नहीं है। किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछो, नहीं तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा थ्योरी है। हाँ तो मैं नहीं चाहता कि एक ही बार में आप बोर हो जाओ। बस यहाँ तक एक बार आप रीड करके आएंगे कल। होमवर्क क्या है, कुछ नहीं है, जो पढ़ा है लाइन बाय लाइन पढ़ा है, समझा दिया क्या इंपॉर्टेंट है, बस एक बार क्या कर कर आएंगे सर, एक बार प्रॉपर रीडिंग करके आएंगे और कुछ नहीं करके आएंगे। ऑलराइट एवरीवन, सो ये चैप्टर जैसे मैंने आपको बोला कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो 5th चैप्टर है वो भी हमारा 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर 4 चैप्टर 5 इस वीक में खत्म कर लेंगे। चैप्टर 3 फिर आराम से करते रहेंगे। जितने हमने चैप्टर्स बीसी के करे हैं उसकी रिवीजन भी करेंगे, टेंशन मत लो। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीसी के अगले 25 जो भी आपके पास दिन बचे हैं प्रॉपर रिवीजन कराऊंगा आपको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है बात? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, आपसे एमसीक्यू सॉल्व हो रही हो, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं। आपका तो कुछ नहीं जा रहा, बस यूट्यूब को ये बात समझ में आ जाती है कि ये वीडियो सही है, ठीक है, तो वो और बच्चों को रिकमेंड कर देता है। इतना कर देंगे, हाँ जी, कमेंट आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।